स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Okay, so good afternoon, guys. I hope I am audible to you all. ठीक है, am I audible, visible? एक बार जस्ट लिख लेना, audible, visible, कुछ इशू तो नहीं है, right? Everything clear, guys? Meanwhile, पिछले सेशन में अगर कुछ डाउट रहेगा then you can ask me, okay? या फिर और कोई आपके जेनेरिक डाउट रहेंगे then you can just type and ask, as we have already discussed in the previous lecture also, कि जो आपके जो वर्बल डाउट है वो तो मैं एंड में लूंगा, ओके? आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन देयर विल बी अ सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशन, बट इन बिटवीन इफ यू आर हैविंग डाउट देन टाइप इट। तो पिछले सेशन में अगर कोई डाउट है या फिर आपको कुछ और जनरली पूछना है तो यू कैन आस्क मी मीनवाइल, ओके? 1-2 मिनट में देन विल स्टार्ट। हाँ, यस प्रमोद, बताओ क्या डाउट है आपका? पर्शियन इन्वेजन, ऑब्वियसली पर्शियन इन्वेजन डैरियस का हुआ था, 516 BC में हुआ था वो। तो 516 518 BC में वी कैन ट्रेस द पर्शियन इन्वेजन ऑफ डैरियस द ग्रेट। अलेक्जेंडर का इन्वेजन तो उसके 200 साल बाद हुआ था, 326 BC, ओके? तो पर्शियन इन्वेजन पहले हुआ था एज कंपेयर टू अलेक्जेंडर, ओके? डोंट रेज हैंड प्रशांत, जस्ट टाइप द डाउट, ओके? जो वर्बल डाउट है वो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन लूंगा, तो एट दैट टाइम वी कैन हैव द इंटरेक्शन। अभी के लिए जस्ट टाइप द डाउट इफ यू आर हैविंग, ठीक है? ब्रिटिशर्स डिवाइडेड मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 18th सेंचुरी बट दे कैन से इट 15। ना देखो, वो 15th सेंचुरी से आप उसको इंडिया में मॉडर्न कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज मीडिएवल सल्तनत जो थी, स्पेसिफिकली जो मुगल्स थी, वो काफ़ी स्ट्रांग थी इंडिया में। एंड सेकेंड थिंग कि ब्रिटिशर्स होंगे या फिर इवन लॉट्स ऑफ फॉरेन पावर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मुगल्स को चैलेंज किया था, वो बहुत सारे बैटल्स हार गए थे मुगल्स के हाथ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी वेज वॉर अगेंस्ट औरंगजेब, ओके? तो औरंगजेब के अगेंस्ट 1689 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर खेला, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोरोली हार गई। वो तो औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मर्जी दे दी कि चलो भाई हुआ उसको छोड़ो एंड ट्रेड करो, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1689 में इंडिया में एनहाइलेट हो चुकी थी। तो भले ही 15th सेंचुरी ऑनवर्ड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाज देयर, 1498 का जो पहला एडवेंट हुआ था, बट द थिंग दैट कि ब्रिटिशर्स या इवन यूरोपियंस एट दैट टाइम दे वर नॉट दैट डेवलप्ड टू चैलेंज द इंडियन सिविलाइजेशन। तो मुगल्स बहुत स्ट्रांग थे अप टू 1707 तक, एंड दैट्स 1707 के अराउंड का जो पीरियड है उसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो मीडिएवल इंस्टीट्यूशन जो थे, स्पेसिफिकली मुगल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, वो है उनको सेटबैक मिला, वो खत्म होना चालू हो गए, एंड ब्रिटिशर्स जो है एंड देयर आफ्टर यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो इंडियन सोसाइटी पे बढ़ने लग गया, ओके? यस, ब्रिटिशर्स डिड नॉट कम इन 15th सेंचुरी, ब्रिटिशर्स केम इन 1600 इन इंडिया, राइट? तो 1601 में ब्रिटिशर्स आए, तो बेसिकली दैट बिकम्स योर 17th सेंचुरी, ओके? तो ब्रिटिशर्स 17th सेंचुरी में इंडिया में आए, ठीक है? यस, बुक और कंटेंट व्हाट वी डू, मैंने पहले भी बताया था प्रशांत, दैट एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, देन क्लास में जो हैंड आउट होंगे दैट शॉल बी द प्राइमरी सोर्स। एक बार आपने क्लास के हैंड आउट सारे कर लिए, देन फिर आप मूव ऑन होंगे नॉर्मल रिसोर्सेज के ऊपर। बट एज ऑफ नाउ योर प्राइमरी टास्क विल बी टू कंप्लीट द पीपीटीज दैट आई एम गोइंग टू टेक इन द लेक्चर, एंड देयर आफ्टर क्लास नोट जो आपको हर एक क्लास के बाद आपके पोर्टल पे मिलेंगे। तो वही आपका प्राइमरी सोर्स है अभी के लिए। सब कुछ करने मत जाओ, देन दैट विल बिकम दी एंडलेस प्रोसीजर, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। गॉट इट? तो सब कुछ नहीं करना है, ओके? यस यार, ये अलेक्जेंडर इन्वेजन एंड पर्शियन इन्वेजन बाद में हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे, ठीक है? तो उसका अभी मैं इन डिटेल तो जाऊंगा नहीं, बट हाउ इट हेल्प अलेक्जेंडर इन कॉन्करिंग इंडिया, देन पर्शियन इन्वेजन और अलेक्जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है, ओके? स्टार्टिंग फ्रॉम 600 BC से लेके 300 BC, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 ग्रेट एम्पायर्स वर देयर। वन वॉज पर्शियन एम्पायर एंड अदर वॉज ग्रीक एम्पायर। तो ग्रीक में भी बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी। अल्टीमेटली अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसके जो पापा है फिलिप द ग्रेट, ही अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड ग्रीक किंगडम, एंड देयर आफ्टर अलेक्जेंडर ने पर्शिया के अगेंस्ट वॉर चालू किया, एंड आफ्टर डिफीटिंग पर्शियन ही ऑल्सो वांटेड टू कैप्चर द ईस्टर्न वर्ल्ड, तो दैट्स व्हाई ही हैड अराइव्ड इनटू इंडिया, ठीक है? तो हाउ इट हेल्प्ड अलेक्जेंडर इन कॉन्करिंग इंडिया, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। पर्शियन इन्वेजन इज होल टुगेदर डिफरेंट थिंग, Alexander invasion is altogether a different thing, ठीक है? NCERTs are always helpful for the prelims, absolutely, okay? तो prelims specific होती है NCERT, और वो prelims में अच्छा खासा हेल्प तो कर ही देगी। yes, verbatim questions आते हैं usually, ठीक है? okay, so I hope it is quite clear, ठीक है? तो we'll start with today's session guys, ठीक है? तो आज के सेशन से चालू करेंगे फिर।
अगेन दिस विल बी अ काइंड ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन ओनली, जैसे मैंने पहले ही बताया था दैट रेगुलर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। तो ये भी एक ओरिएंटेशन सेशन है, दैट इज ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री। तो नाउ इन ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि भाई ये हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज द हिस्टोरियोग्राफी एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। मैंने इसके ऊपर एक ओरिएंटेशन सेशन कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज में पहले भी लिया था, बट उसमें मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया था। टुडे वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द हिस्टोरियोग्राफी एंड फिर हिस्टोरियोग्राफी में डिफरेंट स्कूल्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो एक एक करके जाएंगे। एंड अगेन अगर कोई भी डाउट रहेगा जस्ट टाइप इट बीच में, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई विल ओपन अप द कम्युनिकेशन चैनल ऑल्सो। तो अगर वर्बल डाउट है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरियोग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये हिस्टोरियोग्राफी एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, तो नाउ एज फार एज हिस्टोरियोग्राफी इज कंसर्न, ठीक है, तो हिस्टोरियोग्राफी का जो मतलब होता है दैट इज आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। ओके, आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। तो जैसे हमने पहले भी देखा था दैट वी डू नॉट हैव द टाइम मशीन। हिस्ट्री हमें पता कैसे चलती है, वी आर हैविंग टू प्राइमरी सोर्सेस, एक है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एक है हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस। सिंपल। तो हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, कुछ लिटरेरी सोर्सेस है। अभी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस देख के सर्टन हिस्टोरियंस हैव डिराइव्ड सर्टन कंक्लूजन। एग्जांपल लेंगे तो जैसे हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, माउंट्स मिले हैं। ओके, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रून्स हमें अक्रॉस इंडिया मिले हैं। तो जैसे हमने पहले भी देखा था दैट ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू अनअर्थ आवर हिस्ट्री। तो ब्रिटिशर्स ने ये हिस्ट्री हमारी स्टार्ट कर ली, चेक करना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिशर्स को क्या मिला कि भाई इनके पास तो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है दैट इज हड़प्पा है, बट हड़प्पा के बाद एक और सिविलाइजेशन आई दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन। फिर ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिख दी कि भाई वैदिक सिविलाइजेशन है वो आर्यन सिविलाइजेशन थी। आर्यंस मतलब वाइट पीपल ऑफ द यूरोप, तो वो इंडिया में आए, उन्होंने जो इंडिया की इंडिजीनियस हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको खत्म किया एंड वैदिक सिविलाइजेशन चालू कर दी। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ब्रिटिशर्स को मिले, तो ब्रिटिशर्स ने ये वर्जन ऑफ हिस्ट्री हमें दिया दैट इज आर्यन इन्वेजन थियरी। फिर इसको काउंटर करने के लिए देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल जो इंडियन हिस्टोरियन थे, जिसको आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियन भी बोल सकते हो। तो उन्होंने भी यही सारी चीज़ें वापस चेक की कि भाई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे उस टाइम पे, फिर लिटरेरी सोर्सेज क्या थे, और आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी सोर्सेज को चेक करने के बाद दे रियलाइज कि भाई ब्रिटिशर्स ने जो बताया वो गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यंस जो है इट्स नॉट अ रेस, आर्यन इज अ लैंग्वेज, राइट। तो आर्यन लैंग्वेज है, मतलब ये सेंट्रल एशिया की ट्राइब है, ये यूरोपियन भी नहीं है, और ये सेंट्रल एशिया में से नीचे आए और उन्होंने इंडिया में आके अपना सिविलाइजेशन बसा लिया। बट उनका और हड़प्पा का भी कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अगर आपको हड़प्पा को पूरा एनहाइलेट करना था तो लार्ज स्केल वॉरफेयर के एविडेंसेस मिलने चाहिए थे हमें, तो लार्ज स्केल वॉरफेयर के तो एविडेंसेस है ही नहीं, एंड दैट्स हाउ वी हैव रिफ्यूटेड कि भाई आर्यंस डिड नॉट इन्वेड इंडिया। ओके, तो ये हुआ क्या यहाँ पे, कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन ने अपना वर्जन ऑफ हिस्ट्री दिया, कुछ इंडियन हिस्टोरियन ने अपना वर्जन ऑफ हिस्ट्री दिया, और इसी को आप बोलोगे हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट आर्ट ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ एनालाइजिंग what is written. Okay, so art of analyzing what is written in the sense that कि एंशियंट टाइम में मेगास्थनीस आया इंडिया में। ओके, फिर ह्यूएनत्सांग फाहिन का नाम आपने सुना होगा, अल बरूनी का नाम सुना होगा। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आए और उन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिख के रखी। अब बुक्स लिखने के बाद वो बुक में उन्होंने जो लिखा है वो सच है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, बाय एनालाइजिंग इट, राइट। तो जैसे मेगास्थेनिस ने लिख के रखा था अपने बुक में दैट इंडियंस आर यूजिंग एंड्स, ओके, चीटियां यूज करते हैं इंडियंस इन ऑर्डर टू माइन द गोल्ड। ओके, तो माइनिंग एक्टिविटी में चीटियां यूज करते हैं इंडियंस, ऐसा मेगास्थेनिस ने लिख के रखा था। तो हमने इसको रिफ्यूट किया भाई कि ये तो सही है ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, हाउ कैन यू एम्प्लॉय चीटिया और एंड्स इन माइनिंग एक्टिविटी। गॉट इट। तो कुछ कुछ चीजें इन लोगों ने लिख के रखी, बट उससे हमको कुछ एनालिसिस भी करना है, राइट। तो ये आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री एंड देयर आफ्टर आर्ट ऑफ एनालाइजिंग व्हाट इज रिटन इन पास्ट, इसको आप बोलोगे हिस्टोरियोग्राफी। तो हर एक हिस्टोरियन की एक आइडिया होती है हिस्ट्री को देखने की। ओके, तो फॉर एग्जांपल राइट नाउ जो चल रहा है इंडिया में उसका आप बोलोगे एक हिंदुत्व अप्रोच है। ओके, हिस्टोरिकल राइटिंग का एक हिंदुत्व अप्रोच है, इसके बारे में भी देखेंगे थोड़े टाइम बाद। ओके, तो ये हिंदुत्ववादी अप्रोच क्या करता है,
So they are rewriting the entire Indian history from the perspective of establishing Hindu राष्ट्र in the country. तो ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, ओके, इसने क्या किया है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को सेपरेट रिलीजन कभी माना ही नहीं. बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म इसको बना दिया सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंशियंट इंडिया. गॉट इट. फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो एंशियंट टाइम के बड़े बड़े किंग है, ओके, अब कितने नाम आपको एंशियंट टाइम के पता है? फॉर एग्जाम्पल अशोका, राइट, फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्ता पता है, फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्त पता है, फॉर एग्जाम्पल हर्षवर्धन पता है. तो इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि ये सब तो हिंदू राजा थे, राइट, जबकि ये हिंदू थे ही नहीं. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज जैन, अशोका वॉज बुद्धिस्ट फॉलोवर, समुद्रगुप्ता जो है वो स्पेसिफिकली वैष्णविज्म फॉलोवर था, एंड देयर आफ्टर फिर आपका हर्षवर्धन जो है ही वॉज ऑल्सो बुद्धिस्ट फॉलोवर. गॉट इट. तो नाउ ये जो स्कूल है ये वही कर रहा है कि इन्होंने क्या कर लिया कि भाई थोड़ा हिंदुइज्म को फेवर करना है, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म ये डिफरेंट जो रिलीजन है उसको आप हिंदू के फोल्ड में ही लेके आओ एंड कॉल इट एज अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म. गॉट इट. तो ये हिंदुत्व अप्रोच आजकल चल रहा है. ओके, तो वैसे ही ओके, व्हेन आवर हिस्ट्री स्टार्टेड टू बी रिटन, तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड, मतलब ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले लिखना चालू की. तो ये जो ब्रिटिशर्स ने चालू की उसके बाद में इंडिया में आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री डेवलप होना चालू हुआ. गॉट इट. और ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री जो डेवलप होना चालू हुआ, इसमें सर्टन स्कूल ऑफ थॉट्स इंडिया में डेवलप्ड हुए. तो सबसे पहला जो था वो था ओरिएंटलिस्ट. ओके, इसमें नाम नहीं है बट थोड़े टाइम बाद आएगा, बिकॉज अब ये वाला जो स्कूल है वो टोटली खत्म हो चुका है. ओरिएंटलिस्ट हैव नाउ बीन रिप्लेस विद द कैम्ब्रिज स्कूल, इसके बारे में भी बात करेंगे. बट एक ओरिएंटलिस्ट स्कूल है जो अर्लीस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है इंडिया में. फिर ओरिएंटलिस्ट के बाद हमारे पास कैम्ब्रिज स्कूल है, मार्क्सिस्ट स्कूल है, नेशनलिस्ट स्कूल है, सबल्ट्रान स्कूल है. ये स्कूल क्या होते हैं ये देखेंगे थोड़े टाइम में कि ये डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी होते क्या है, बट जस्ट रिमेंबर द नेम. गॉट इट. तो हर एक आपका जो हिस्टोरियन है ना वो कोई ना कोई तो स्कूल ऑफ हिस्ट्री को बिलोंग करता ही करता है. आपने कुछ कुछ नाम सुने होंगे, ओके, जिसमें बिपिन चंद्रा का नाम है, राइट. तो बिपिन चंद्रा इज बेसिकली बिलोंगिंग टू द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन, राइट. इरफान हबीब का भी आपने नाम सुना होगा. तो इरफान हबीब भी ओके नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन में ही आता है. आपने और कुछ नाम सुने होंगे, फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ शास्त्री, अनदर ग्रेट हिस्टोरियन जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन को बिलोंग करता है, राइट. फिर आपने कुछ कुछ ब्रिटिशर्स नाम भी सुने होंगे, राइट, जैसे विलियम जोन्स है. विलियम जोन्स के अलावा फिर विंसेंट आर्थर स्मिथ है. तो ये लोग हैं वो ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को बिलोंग करते हैं. तो हर एक हिस्टोरियन की अपनी एक स्पेसिफिकली आइडियोलॉजी होती है और वो आइडियोलॉजी के हिसाब से ही हिस्ट्री को देखता है और उसी के हिसाब से हिस्ट्री को लिखता है. एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज हिस्टोरियोग्राफी इन इंग्लिश. ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि हिस्टोरियोग्राफी एग्जैक्टली होती क्या है. तो हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कुछ लिटरेरी एविडेंसेस है, और इसी को डीकंस्ट्रक्ट करके हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, उसको यू विल कॉल एज अ हिस्टोरियोग्राफी. गॉट इट. यहां तक अगर कोई डाउट नहीं रहेगा तो बताओ. ओके, सो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन है, ओरिएंटलिस्ट एंड हिंदुइज्म, एंड उसके अलावा ये चार. तो अब इसके ऊपर मूव ऑन होंगे. अगर कोई डाउट रहेगा आई विल गिव यू अ मिनट, 1 मिनट आपको देता हूं मैं, टाइप करो अगर कोई डाउट रहेगा आपको तो. ओके, टेक अ मिनट. ओके, थोड़ा इसको देख लेना वापस से. ओके, ओवरऑल समझने की कोशिश करो. सिंपल, सबके बारे में बात करेंगे. रोमिला थापर किसकी है, आर एस शर्मा किसका है, सब आएगा, डोंट वरी, विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल. ओके, हाँ हाँ. व्हाट डज स्कूल मीन ओवर हियर, मतलब स्कूल मतलब असेंबली होती है. स्कूल मतलब आप आपका फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड का जो वर्जन आप कंसिडर करते हो उसको मत कंसिडर करना. स्कूल होगा, कॉलेज होगा, या इवन कांग्रेस, ये 3 सिमिलर वर्ड है फॉर द असेंबली और फॉर द गैदरिंग. गॉट इट. यस. तो थोड़ा सा इंग्लिश है, वो इंग्लिश वर्ड है. इट्स नॉट पाठशाला और विद्यालय, समथिंग लाइक दैट. जस्ट मीन असेंबली. असेंबली मतलब भाई ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अध्ययर करके ही हिस्ट्री लिखते हैं. तो इफ यू बिलोंग टू द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री देन इट इज योर ड्यूटी टू राइट हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कैम्ब्रिज हिस्टोरियन. अगर आप मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री से बिलोंग करते हो देन इट इज योर ड्यूटी टू राइट द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी. ओके, सिंपल. ओके,
हाँ बस बस इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, बट ये 4 ही हमें यूपीएससी में पढ़ने होते हैं, तो इसी के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये 4 मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर हिस्ट्री हैज बीन रिटन फ्रॉम दिस स्कूल। ओके, ऑफ लेट अगर आप देखोगे तो 1990s ऑनवर्ड, प्रिसाइजली वाजपेयी जी का जो ईरा था एंड अब मोदी जी का जो ईरा है, उसमें ये वाले हिस्टोरियन थोड़े ज्यादा हो गए। गॉट इट। तो आपने रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी जो कर्नाटका में इन लोगों ने किया था कि भाई विनायक दामोदर सावरकर जो है वो कबूतर के पंख पे बैठ के इंडिया में आया करते थे। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन से दैट हिंदुइस्ट अप्रोच टू दी हिस्ट्री। गॉट इट। तो हिंदुइस्ट अप्रोच का सबसे बड़ा फॉल्ट वही है कि वो हिस्ट्री से ज्यादा माइथोलॉजी में यकीन करते हैं। ओके, तो बात करेंगे उसके ऊपर भी एंड में। हाँ, ये सब देखेंगे अभी। ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग इनटू। तो एक एक स्कूल अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, क्या आइडियोलॉजी क्या है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, सो आई विल मूव फॉरवर्ड गाइस, ठीक है। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्कूल ऑफ द हिस्टोरियन। तो ये है ओरिएंटलिस्ट स्कूल। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म, इसके बारे में आप मॉडर्न इंडिया में इन डिटेल पढ़ोगे भी। एक कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट इज ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ओके, ये कंट्रोवर्सी हुई थी। अब इसमें ये ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है? तो ये 18th सेंचुरी का इंग्लिश वर्ड है, ओके, जो यूज किया जाता था उन स्कॉलर्स के लिए हु वर इंटरेस्टेड इन द ईस्टर्न लिटरेचर। ओके, यूरोप के लिए ईस्ट मतलब टोटल एशिया होता है। ओके, तो जो यूरोपियन स्कॉलर इज इंटरेस्टेड इन द एशियन लिटरेचर और द ईस्टर्न लिटरेचर, उसको आप बोलोगे ओरिएंटलिस्ट। ओके, तो इंडिया में भी ऐसे ओरिएंटलिस्ट थे who were interested in India's ancient past. Okay, and this school of historiography is quite big school because इसके जो earliest propounder थे वो थे सारे के सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल। द बिगेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल वाज वॉरेन हेस्टिंग, नाम आपने सुना होगा। ओके, तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, he is also considered as the first governor general of Bengal. He became governor general of Bengal in 1772. तो ये जो बंदा है, he was one of the earliest person जिसने इंडिया की हिस्ट्री को डिकंस्ट्रक्ट करना चालू किया। इसका बहुत प्लेन एंड सिंपल कहना था कि भाई हम इंडिया में रह रहे हैं एंड बाय 1772 मतलब प्लासी भी खत्म हुआ है, बक्सार भी खत्म हुआ है, सो वी आर नाउ रूलिंग कम्युनिटी। तो अगर हम लोग रूलिंग कम्युनिटी है और हम इंडिया में रह रहे हैं, देन वी मस्ट नो अबाउट द कल्चर ऑफ दिस पीपल। एंड कल्चर कैसे पता चलेगा हमको? इनका पास्ट डिकंस्ट्रक्ट करके। एंड दैट इज व्हाई ओके इन 1776 के अराउंड ही स्टार्टेड कैलकाटा मदरसा। कैलकाटा मदरसा चालू किया था इन्होंने। ओके, एंड ये मदरसा में बोथ ओके हिंदू एज वेल एज इस्लामिक स्कॉलर्स वेर एम्प्लॉयड। हिंदू पंडित, इस्लामिक में काजी एंड मौलवी, तो इनको एम्प्लॉय किया। एंड इसने क्या चालू किया? इंडिया के जो बुक्स थे जो पर्शियन, संस्कृत या फिर इवन अरेबिक लिटरेचर में लिखे गए थे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम इन्होंने चालू कर दिया। एंड दैट इज हाउ द ओरिएंटलिस्ट स्कूल इन इंडिया बिगैन। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर बाय यू कैन सी दैट कि एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना चालू किया। अब हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना चालू किया तो इसके साथ जो भी इनके आजू बाजू के जो स्कॉलर्स थे, दे ऑल्सो एग्रीड कि भाई बराबर है, अगर हमको इन पे रूल करना है, दैट इज इंडियंस पे रूल करना है, देन वी मस्ट नो अबाउट देयर कल्चर। कल्चर के बिना रूल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई फिर ये वॉरेन हेस्टिंग के बाद देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड एज विलियम जोन्स। ओके, ही वाज अगेन one of the judge of the Supreme Court of Calcutta at that time, so official of the East India Company only. So he started Asiatic Society of Bengal in 1776-1777 पीरियड में ही। एंड ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, उनके लॉट्स ऑफ इंडिया में ब्रांचेस बने ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 100 years। एंड ये जो ब्रांच है या फिर ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है एशियाटिक सोसाइटी, उनका यही काम था। ओके, दे विल कन्वर्ट द इंडियन literature into the English literature so that people will get to know or European people will get to know about the past of India. बट ये जब ट्रांसलेशन करने का काम इन्होंने चालू किया तो ऑब्वियसली इन्होंने भी बहुत सारी चीजें एनालाइज की, और एनालाइज करने के बाद जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला, दैट कंक्लूजन वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वेस्टर्न डोमिनेंस। वेस्टर्न डोमिनेंस मतलब ओरिएंटलिस्ट का सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, ओके, जो उनका बाद में क्रिटिसिज्म भी है, एडवर्ड सेड, ये नाम है एडवर्ड सेड।
अगेन वेरी बिग हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी, तो उन्होंने ही बताया था कि भाई ये ओरिएंटलिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ईस्टर्न सोसाइटी को स्टैटिक एंड अनडेवलप मानते थे। तो ये लोगों ने ईस्टर्न सोसाइटी का जो लिटरेचर ट्रांसलेट किया, ये ट्रांसलेशन में भी ये सारी चीज़ें दिखाई दी कि भाई ये जो ईस्टर्न सोसाइटी का जो कल्चर है वो छोटा है, यूरोपियन कल्चर सुपीरियर है। ओके, एंड दैट इज व्हाट दिस पीपल डिड, वॉरेन हेस्टिंग एंड विलियम जोन्स, ये सबसे बड़े नाम है इन द ओरिएंटलिस्ट स्कूल। गॉट इट? तो इनकी वही आइडियोलॉजी थी कि भाई ये ईस्ट है, इनके ऊपर कल्चरल डोमिनेंस होना है वेस्ट का, और इसके लिए इनका जो लिटरेचर है, इनका जो पास्ट है, उसको जब आप यूरोपियन लैंग्वेज में या फिर उसको जब आप यूरोप में पब्लिश करोगे तो इस हिसाब से पब्लिश करोगे कि वेस्टर्न डोमिनेंस या फिर सुपीरियोरिटी ऑफ द वेस्टर्न कल्चर दिखनी चाहिए। गॉट इट? तो यही ये ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने किया। गॉट इट? एंड फिर ये जो ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन है, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा स्कूल कोलैप्स हो गया ये कंट्रोवर्सी में। तो 1835 में मैकॉले कमिटी वाज देयर, कमिटी ऑन जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट ओवरऑल समझो। तो मैकॉले कमिटी जो है उन्होंने अल्टीमेटली 1835 में डिक्लेयर कर लिया कि ये जो ओरिएंटलिस्ट काम कर रहे हैं ना, ये फालतू वाला काम है, इसको बंद कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ईस्टर्न लिटरेचर में कुछ वर्थवाइल है ही नहीं। ओके, इट्स एन इंफीरियर कल्चर, हमारा दैट इज वेस्टर्न कल्चर काफ़ी सुपीरियर है। तो अब हम इंडिया में क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, और जो ओरिएंटल मतलब लोकल या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है उनको हम लोग इंडिया से अब निकालना चालू करेंगे। एंड दैट्स व्हाई फिर 1835 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस मैकॉले कमिटी, इंग्लिश वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, जो अभी तक चल रही है। एंड सेकेंड थिंग, they also made it clear that British government will carry out education only in English medium. Okay, again you can see that वो जो ट्रेंड है वो आज तक चल ही रहा है। ओके, बट ये जो मिनट्स ऑन एजुकेशन है, या फिर मैकॉलेज मिनट भी बोला जाता है ऑफ 1835, मिनट मतलब उसका एक स्पीच जो उसने एक कमिटी में दिया था, इट इज कंसिडर्ड एज अ डेथ ब्लो टू द ओरिएंटलिस्ट स्कूल, बिकॉज ओरिएंटलिस्ट स्कूल लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ एंग्लिसिस्ट स्कूल। ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है, कि ओरिएंटलिस्ट स्कूल क्या होता है। अगेन टेक अ मिनट, एक बार पूरी स्लाइड पढ़ोगे, अगर कोई डाउट रहेगा देन आस्क मी द डाउट। ओके, यस, ओके, सो जस्ट रीड इट वंस। ओके, पढ़ो जरा ठीक से पूरी की पूरी स्लाइड, और कुछ भी अगर डाउट रहेगा देन जस्ट टाइप इट। ओके, नहीं जीएस पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आफ्टर ऑप्शनल, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था। ओके, कि आपका जो ऑप्शनल है दैट विल टेक केयर ऑफ द एंटायर जीएस इटसेल्फ। तो अगर आप ऑप्शनल ठीक से कर रहे हो तो जीएस के लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी है, नॉट एनालिसिस्ट, इट इज एंग्लिसिस्ट। ओके, एंग्लो इंडियन, एंग्लो सैक्सन, जहाँ जहाँ ये एंग्लो वर्ड लगता है उसका मतलब होता है ब्रिटिश। ओके, तो जो ओरिएंटलिस्ट स्कूल है जो इंडिया में चल रहा था, मतलब ये वो स्कॉलर है जो ईस्टर्न लिटरेचर में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके काम कर रहे थे। उनके अगेंस्ट एक एंग्लिसिस्ट स्कूल भी चल रहा था। ये जो एंग्लिसिस्ट स्कूल है, इनका कहना था कि भाई इनका काम बेकार है, ये क्यों कन्वर्जन आप कर रहे हो। ओके, लोकल लिटरेचर का, ये लोकल लिटरेचर में तो कुछ है ही नहीं, अपना वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतना सुपीरियर है दैट वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर रिसोर्सेज इन टेकिंग इंटरेस्ट ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया। गॉट इट? तो ये लोग कौन थे? ये थे एंग्लिसिस्ट। ओके, जो चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन हो और लोकल लैंग्वेज बंद हो। अल्टीमेटली ये एंग्लिसिस्ट स्कूल जीत गया ये ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी में। ये कंट्रोवर्सी चल रही थी 1813 से लेके 1835 तक। ओके, इन डिटेल बहुत बड़ा है। ओके, सो एक चालू हुआ कार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर कमिटी ऑन जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये बढ़ गई 5-5 मेंबर में। फिर उसके बाद में 1828 के अराउंड विलियम बेंटिक केम इनटू इंडिया एंड देयर आफ्टर लॉर्ड मैकॉलेज रोल इन इट। तो ये काफ़ी बड़ा है, अभी मैं इतना इन डिटेल नहीं जाऊंगा, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि ओरिएंटलिस्ट स्कूल क्या है एंड ये ओरिएंटलिस्ट स्कूल फिर खत्म कहाँ पे हुआ। गॉट इट? सिंपल। हाँ, ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। और कुछ डाउट अगर रहेगा तो अगेन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो डोंट वरी। ओके, देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्कूल लिखने की ऐसा ज़रूरी नहीं होती, बट अगर आपने लिख दिया तो यार मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ओके, सो नॉट एन इम्पेरेटिव, वो ज़रूरी नहीं है
बट ऑब्वियसली अगर आप लिखोगे देन इट विल हैव अनदर इम्पैक्ट ऑन योर पेपर। तो लिखना आइडियल है, जरूरी नहीं है। ओके, यस मॉडर्न में आएगा ये, एब्सोल्युटली 18th सेंचुरी है तो मॉडर्न में। ओके, सिंपल। और कुछ? ओके, एनीथिंग? ये सर स्कूल डेफ मतलब क्या भाई प्रमोद, थोड़ा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे? स्कूल डेफ का क्या मतलब होता है? अरे मैंने पहले भी बताया था कि स्कूल ये इंग्लिश वर्ड है, तो स्कूल होगा, कॉलेज होगा, या फिर इवन कांग्रेस, ये जो 3 वर्ड है वो सिमिलर वर्ड है फॉर द गैदरिंग ऑफ पीपल। ओके, उसको आप पहली से 10वीं 11वीं 12वीं का स्कूल कॉलेज है उससे कंपेयर मत करो आप। ओके, इट इज नथिंग बट अ गैदरिंग ऑफ पीपल। ओके, तो कैम्ब्रिज स्कूल या फिर ओरिएंटल स्कूल में बोलूंगा, तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो अगर ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, ओके, then you will call them as that particular historian belonging to the Orientalist school of history. Okay, I hope it is clear, Pramod. Yes, absolutely. ठीक है, चलो। okay, then we'll move forward. Orientalist school है, तो Orientalist school की जो आइडियोलॉजी है वो हमने देख ली। ओके, एंड देयर आफ्टर उसका एक क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट भी हमने देख लिया। तो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्कूल, दैट इज कैम्ब्रिज स्कूल। तो एज द नेम सजेस्ट, ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ओके, ब्रिटेन में। तो ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने 1960s ऑनवर्ड, ओके, 1960s ऑनवर्ड इंडिया की नहीं, स्पेसिफिकली जो ब्रिटिश है, दैट इज ब्रिटिश हिस्ट्री को रीराइट करना चालू कर लिया। ये रीराइट करना काफी जरूरी था, बिकॉज 1960s जो है, अगर आपने देखा तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जैसे अभी ब्लैक राइट मूवमेंट चल रहा है, राइट, तो वैसे ही सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था वेस्टर्न सोसाइटी में। ओके, सिविल राइट मूवमेंट। तो ये जो सिविल राइट मूवमेंट है वो स्पेसिफिकली ब्लैक लोगों ने चालू किया था। एंड फिर अगर ये ब्लैक लोगों ने जो चालू किया तो दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज एंटायर ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश पॉलिसीज, कि भाई आपके वजह से पूरी की पूरी जो आज रेसिज्म की पॉलिसीज पूरे दुनिया में चल रही है वो आपके वजह से है। तो अगर ब्रिटेन के ऊपर ये क्रिटिसिज्म पूरे दुनिया में होने लग गया तो ऑब्वियसली ब्रिटिश हिस्टोरियंस उसको रिएक्ट तो करेंगे, राइट, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। फिर कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन है जो 1960s में चालू हुआ, उन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री को रीराइट किया और रीराइट करके उन्होंने बताना चालू कर लिया कि भाई देखो, ओके, जो ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी जिसकी वजह से रेसिज्म आया, वो पॉलिसी 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी के सोसाइटी के अकॉर्डिंग थी। ओके, ये पॉलिसीज जो ब्रिटिश एंड यूरोपियन सोसाइटी जो सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग थी। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं था इसमें, पोर्तुगाल, फ्रांस, डेनिश, डच एंड इवन अमेरिका। ओके, इन्होंने जहां जहां पे कॉलोनी बनाई तो उन्होंने भी तो रेसिस्ट पॉलिसी फॉलो की थी, तो आप ब्रिटिशर्स को क्यों दोष दे रहे हो? गॉट इट? तो ये आइडियोलॉजी जो है इनकी, इसको प्रूव करने के लिए दे स्टार्टेड टू रीराइट द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर ब्रिटिशर्स इन द वर्ल्ड। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंडिया में पॉलिसी थी तो उसको भी रीराइट करना चालू किया। तो अपने स्कूल ऑफ थॉट के 2-3 आर्ग्यूमेंट भी सुने होंगे कि भाई ब्रिटिशर्स थे इसके लिए इंडिया में यूनिटी आई, वरना पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया में थी ही नहीं, राइट। ब्रिटिशर्स थे इसके वजह से वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है वो इंडिया में आई। अगर वेस्टर्न आइडियोलॉजी इंडिया में नहीं आती तो राइट, देयर आफ्टर फिर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, इसके बारे में इंडियंस को पता ही नहीं चलता। तो उन्होंने वही बोला कि भाई हमने जो किया गलत किया, हमें पता है, ओके, रेसिस्ट पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमको फॉलो नहीं करनी चाहिए थी, बट इट वाज द नेसेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बट हमने सिर्फ आपको बुरी चीजें ही नहीं दी है, कुछ अच्छी चीजें भी दी है। तो वो अच्छी चीजें क्या है? पॉलिटिकल यूनिटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने आपको दी। देयर आफ्टर आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी फिलोसॉफी जो है वो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो भी इंडिया में क्यों आई? ब्रिटिशर्स की वजह से आई। इंडिया में जो 19th सेंचुरी का पीरियड है उसको रेनेसा का पीरियड कंसिडर किया जाता है, तो ये रेनेसा इंडिया में क्यों हुआ? ओके, तो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे, राजा राम मोहन रॉय होंगे, या इवन आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर होंगे, तो उनके वजह से हुआ। बट दोज पीपल वेर वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल, तो भाई ब्रिटिश रूल का आपको फायदा हुआ है। ओके, और यही इनका काम होता है बताना कि ब्रिटिश रूल जो है उसका फायदा हर एक कंट्री में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड को कैसे हुआ। एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन। तो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन है वो प्रिसाइजली 1960s ऑनवर्ड चालू हुआ। गॉट इट? और अभी के लिए भी यू कैन क्लियरली सी कि भाई जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन है, ओके, ये स्कूल ऑफ हिस्टोरियन ये दुनिया में अभी भी यही प्रूव करने को ट्राई करता है
कि भाई हमने जो किया वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अकॉर्डिंग था। आपने एक स्पीच भी देखा होगा शशि थरूर का, काफी फेमस स्पीच है। ओके, तो शशि थरूर ने जो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो स्पीच दिया था कैम्ब्रिज स्कूल का, अगर नहीं देखा तो एक बार यूट्यूब पे डाल लेना, शशि थरूर ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो उनका एक कैम्ब्रिज स्कूल का काफी फेमस स्पीच है, और उसमें उनके स्पीच के बाद कैम्ब्रिज स्कूल ने उनको क्रिटिसाइज भी किया है, वो भी आपको दिखेगा। गॉट इट। तो शशि थरूर का यही कहना था भाई, कि शशि थरूर का क्या कहना था, व्हेन ब्रिटिशर्स अराइव्ड इनटू इंडिया, ओके, that 27% of world GDP was controlled by Indians. But when Britishers left from India, hardly 1% of world GDP was flowing through India. तो ये जो 26% का जो गैप है वो कहाँ पे गया? ओके, वो गया लंदन में, दैट इज ब्रिटेन में। एंड दैट्स अ शशि थरूर क्लेम कि ब्रिटिश शॉल गिव वॉर रिपेरेशंस टू दी इंडिया। तो इसी को काउंटर करने के लिए फिर अब कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस नई नई थियरीज लिख रहे हैं कि भाई हमने आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया, हमारे वजह से क्या हुआ, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फिर इन लोगों ने थियरी देना चालू की कि आपके कंट्री में स्टील डेवलपमेंट हुआ, आपके कंट्री में कॉटन मिल डेवलप हुए, आपके कंट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, लेदर इंडस्ट्री डेवलप हुई। ये किसके वजह से हुई? ब्रिटिशर्स के वजह से हुई। तो ब्रिटिशर्स ने आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, आपको फायदा दिया है। गॉट इट। तो ये जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री है, ओके, इट इज ऑलवेज सिंपैथेटिक टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसी इन इंडिया। ओके, तो ये 1960s ऑनवर्ड चालू हुआ। क्यों चालू हुआ और इनकी आइडियोलॉजी क्या है? ओके, सिंपल। इज इट क्लियर? हाँ, यस, एब्सोल्युटली, हाँ, वही ऑक्सफोर्ड यूनियन वाला, वही आप कंसिडर करो। परफेक्ट, ठीक है, यस। इज इट क्लियर? ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो है इस स्कूल के कुछ बड़े बड़े हिस्टोरियन है, उनके नाम भी है इसमें, ठीक है। पीजे मार्शल, जॉन एंड्रू गैलेगर, रॉबिन्सन इज देयर, एंड देयर आफ्टर गॉर्डन जॉनसन। तो ये बड़े नाम है इसमें से पीजे मार्शल सबसे बड़ा नाम है। ओके, इसके बारे में भी बार बार आपको बहुत सारे ओपिनियन इन द लेक्चर आते रहेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी। ओके, और इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। गॉट इट। क्रिटिसिज्म इसका एक ही है कि भाई इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिंपथाइजर या फिर सिंपथेटिक होती है। तो अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रो हो, ब्रिटिश सिंपथाइजर हो, देन यू कैन नॉट प्रेजेंट अ करेक्ट वर्जन ऑफ द हिस्ट्री। गॉट इट। तो ये उनका एक क्रिटिसिज्म है। ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, अगेन टेक अ मिनट, रीड द एंटायर पीपीटी। अगर कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो। ओके, टेक अ मिनट। हाँ, ओके, सो प्रमोद क्रिटिसिज्म बहुत प्लेन एंड सिंपल है। ओके, ये तो इंग्लिश लाइन में मैंने बड़ा लिख के रखा है, एक ही लाइन में समझो कि ब्रिटिश सिंपथाइजर अगर ये लोग रहेंगे, ओके, तो ये ब्रिटिश को क्रिटिसाइज कर पाएंगे क्या? गॉट इट। तो वैसे ही अगर आपने आज देखा होगा कि आज के इंडिया में भी एक कैटेगरी है जिसको बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, भक्त, राइट, या फिर अंधभक्त, ओके, या फिर मोदी भक्त भी बोला जाता है। ओके, तो दिस आर दोज पीपल विच विल और हु विल नेवर अंडरस्टैंड और हु विल नेवर एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो मोदी जी, एनडीए गवर्नमेंट कुछ भी करे इनको अच्छा लगेगा। गॉट इट। वैसे ही अगर आप लिबरल्स देखोगे तो लिबरल्स वो लोग हैं जो कांग्रेस का क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते। तो कांग्रेस के बारे में ये लोग हमेशा अच्छा ही लिखेंगे या फिर अच्छा ही सुनना चाहेंगे। तो वैसे ये किसके सिंपथाइजर है ये लोग? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से पार्टीशन हुआ, तो भी ये लोग मानेंगे नहीं कि भाई ये ब्रिटिशर्स ने किया। गॉट इट। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रो ब्रिटिशर्स है। तो ये सारी की सारी जब हिस्ट्री रीराइट करेंगे तो वो उसी एंगल में करेंगे कि भाई अगर कुछ बुरी चीजें हुई है तो वो लोकल कंडीशन की वजह से हुई है, कुछ अच्छी चीजें हुई है तो वो किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। गॉट इट। तो दैट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। ओके, तो इनका क्रिटिसिज्म वही है। ओके, अगर आपने इसमें लास्ट लाइन भी पढ़ा होगा, ओके, देयर एक्सेसिव एम्फोसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल इनिशिएटिव्स इन अचीविंग मॉडर्नाइजेशन। तो इनका फोकस वही होता है कि भाई ब्रिटिश रूल अच्छा कैसा है ये दिखाना। ओके, जहां पे इनको लगता है कि भाई ब्रिटिश रूल बुरा है तो वो एस्पेक्ट पे बात ही नहीं करेंगे, उसको एकदम ही छोड़ देंगे। गॉट इट। तो वही चीजें है हिस्टोरियोग्राफी की। ओके, सिंपल। यस, 1920 में गांधी जी भी इसी आइडियोलॉजी के थे यार। गांधीयन आइडियोलॉजी इज होल टुगेदर डिफरेंट। ओके, मतलब ही इज द जेम, वी कैन से दैट। जब उनके बारे में बात करेंगे मॉडर्न इंडिया में, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ नेशन एंड व्हाई गांधी है, इसके वजह से इंडिया है। ओके, तो उनकी जो आइडियोलॉजी उसमें नहीं आओगे बिकॉज गांधी वॉज नॉट अ हिस्टोरियन। अब समझो ना, गांधी हिस्टोरी के बारे में कभी बात नहीं करते थे। ओके, तो गांधी की जो आइडियोलॉजी थी इट वॉज बेसिकली हाउ टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो वो आइडियोलॉजी है गांधीयन। तो उसका और हिस्ट्री का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। ओके,
देखो ओरिएंटलिस्ट का जो काम था ओके वो ये दिखाना था कि भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुपीरियर एज कंपेयर टू ईस्टर्न सिविलाइजेशन। इनका काम है ये दिखाना कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो किया वो अच्छा किया, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया। तो सर डिफरेंस, ओरिएंटलिस्ट स्कूल जो वो कल्चर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखता था कि भाई वेस्टर्न कल्चर ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न। ये लोग जो है वो थोड़े से पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर ज्यादा बात करते हैं कि ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसीज जो थी उसके वजह से आपके कंट्री को बेनिफिट कैसे हुआ। गॉट इट? इज इट क्लियर? एक लाइन में इतना समझ में आ गया आपको? क्रिटिसिज्म, यार क्रिटिसिज्म मतलब आप आलोचना करते हो, राइट? किसी की आलोचना करोगे उसको इंग्लिश में आप क्रिटिसिज्म बोलो। ओके, यस, ओके प्रतीक। यस एब्सोल्युटली, ओके एब्सोल्युटली वी कैन से दैट कि इनका काम वही था। एंड अल्टीमेटली आपको यही समझना है कि ये हिस्टोरियोग्राफी आप पढ़ते क्यों हो। ये हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने का रीजन ही वही है कि मैं अगर कोई भी एक चीज उठाऊं और उसके ऊपर इन चारों के मैं ओपिनियन पढ़ूं तो उसके बाद में आई एम इन अ पोजिशन टू ड्रॉ द एक्चुअल कंक्लूजन। गॉट इट? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी सावरकर जी की मैंने बात की थी, तो सावरकर जी के बारे में हर एक ने लिख के रखा है। और फिर एक हिंदू स्कूल है जो बोलता है कि भाई ये कबूतर के पंख पे बैठ के जो है अंडमान के जेल से इंडिया में आया करते थे। तो आप सोचिए आप कौन से वर्जन ऑफ हिस्ट्री को मानोगे। गॉट इट? तो आपको एक ही वर्जन ऑफ हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको सारे वर्जन ऑफ हिस्ट्री पढ़ने हैं। एंड जब आप सारे वर्जन ऑफ हिस्ट्री पढ़ोगे, राइट, उसके बाद में यू विल बी इन अ पोजीशन टू बेटर एनालाइज कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और इनमें से कौन सच बोल रहा है, और आपको क्या मानना चाहिए। गॉट इट? तो जैसे कि इंडिया में बहुत कॉमन मिसनोमर है कि मुगल रूल और सल्तनत रूल जो बुरा है, इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने बहुत सारे इंडियंस को कन्वर्ट किया, इन्होंने सबको मार डाला। पर भाई वो किसका वर्जन है? इनका वर्जन है। गॉट इट? एंड वो किसका वर्जन है? कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन का वर्जन है टू प्रूव दैट कि भाई पार्टीशन के लिए हिंदू मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट नेशनलिस्ट स्कूल होगा या फिर मार्क्सिस्ट स्कूल जो होगा उसने काउंटर दिया कि भाई जो मुस्लिम रूल जो इंडिया में था ओके वो इतना भी बुरा नहीं था। इट वॉज अ पीरियड ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। जो इंडिया में आज कल्चर डेवलप हुआ है उसमें वो मुस्लिम रूल का भी उतना ही हाथ है, राइट? अगर आप बोल सकते कि भाई ये रूल बुरा है, कब बोल सकते हो? जब आपने इन लोगों ने मतलब मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों को पोजीशन ही नहीं दी होगी उनके कोर्ट में। बट हमारे पास मान सिंह है, राइट, सवाई राजा जय सिंह है, राइट, इवन शिवाजी महाराज वॉज रेडी टू मेक अ पीस विथ औरंगजेब, उसके लिए वो आगरा में मिलने के लिए भी गए थे। तो इट वॉज नॉट लाइक दैट कि भाई ये मुस्लिम लोग जो है वो इंडिया में आके पूरा का पूरा हिंदू लोगों को मारना चाहते थे, ओके, विच वॉज बीइंग क्लेम बाय ये ओरिएंटलिस्ट एंड हिंदू स्कूल, ओके। बट फिर ये वर्जन ऑफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई उनके पॉजिटिव्स क्या है, ओके, एंड देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू एनालाइज हिस्ट्री इन अ वेल डिफाइंड मैनर। तो एक हमने देखा ओरिएंटल स्कूल और एक हमने देखा अभी कैम्ब्रिज स्कूल, ओके। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। यस एब्सोल्युटली हैव टू, ओके। तो कोटेशन में आपको दूंगा, हिस्टोरियोग्राफी ही पढ़नी है हमको हिस्ट्री में, यू ऑलवेज रिमेंबर इट। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, पहले मैं सोर्सेस पढ़ाऊंगा, फिर पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमिकल, आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट क्या हुई वो बताऊंगा, दैट इज फैक्ट। एंड देयर आफ्टर वी विल मूव ऑन टू द हिस्टोरियोग्राफी। तो डिफरेंट हिस्टोरियंस का इसके ऊपर क्या कहना है वो देखेंगे, ओके। यस, कौन सा ड्यूरेशन भाई? यार 4 महीने मैंने बताया था, ये जैन एंड तक वी विल फिनिश इट अप, डोंट वरी, ओके। यस, तो जैन एंड तक ये फिनिश हो जाएगा गाइस, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। कैम्ब्रिज स्कूल क्या था, फिर नेशनलिस्ट स्कूल, ठीक है। तो अभी जो नेशनलिस्ट स्कूल है, ओके, ये डेवलप होना चालू हुआ 19th सेंचुरी में। आपका जो ओरिएंटलिस्ट स्कूल था, ओके, ये ओरिएंटलिस्ट स्कूल को काउंटर करने के लिए आपका नेशनलिस्ट स्कूल आया। तो ओरिएंटल स्कूल क्या करता था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसे सुपीरियर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न, ये दिखाने का काम करता था। फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने इसको काउंटर देना चालू किया कि भाई आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो दिखा रहे हो वो गलत है, सही क्या है, हमारा वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। तो ये जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस है, दे वेयर बेसिकली इन्फ्लुएंस बाय द नेशनलिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी, ओके। तो 19th सेंचुरी में इंडिया में थोड़ा नेशनलिज्म का फीलिंग आया। नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि भाई हम मराठा, बंगाली, तमिल, तेलुगु नहीं है, हम क्या है, इंडियन है। तो ये जो एक कंट्री का जो फीलिंग होता है आप में, उसको आप बोलोगे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप होना चालू हुआ। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने फिर क्या किया, हिस्ट्री को अनर्थ करना चालू किया। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड टू रीराइट हिस्ट्री
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि भाई इंडिया एक ही है. ओके, यू माइट बी डिवाइडेड इनटू कास्ट, यू माइट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट देखो भाई एंशियंट टाइम से लेके ओके अब तक कोई भी अगर बड़ा राजा होगा उसका एक ही लक्ष्य होता है, दैट इज पूरे के पूरे इंडिया को अपने रूल में लेके आना. विच शोज कि भाई इंडिया में मतलब जो भारतवर्ष का जो कंसेप्ट है वो काफी पुराना है. एंड इंडिया इज नॉट एट ऑल डिवाइडेड. हम किस पे बिलीव करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो ये सारी चीजें दिखाने का काम किसने किया? नेशनल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने, विच वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द ओरिएंटल स्कूल. तो ओरिएंटल स्कूल बोलता था कि भाई आप में कुछ है नहीं, आपका कल्चर इन्फीरियर है, आप में यूनिटी नहीं है. हम आए तो उसके वजह से आप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई. पास्ट में भी, एंशियंट टाइम में भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने बोला था कि भाई आर्यंस आए तब जाके आपका ये जो हड़प्पा है वो खत्म हो गया और वैदिक सिविलाइजेशन मतलब एक सुपीरियर सिविलाइजेशन आया. तो इन लोगों ने वो सारी चीज़ें रिफ्यूट करना चालू किया. तो उन्होंने वही बोला कि भाई आप तो बोल रहे थे कि भाई वैदिक पीपल ज़्यादा बड़े थे, बट इन्होंने बोला कि भाई वो तो नोमैडिक थे. हड़प्पा वॉज द अर्बन सिविलाइजेशन. तो एक अर्बन सिविलाइजेशन को नोमैडिक सिविलाइजेशन खत्म कर ही नहीं सकता, जिसके ऊपर अगेन ओरिएंटल स्कूल के पास कोई आंसर नहीं था. वैसे ही उन्होंने बताया कि भाई यस वी आर डिवाइडेड, बट भाई हमारा कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम योर कंसेप्ट. फ्रॉम एंशियंट इंडिया टू नाउ हम लोग किस पे बिलीव करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यस वी आर डिवाइडेड ऑन कास्ट, यस वी आर डिवाइडेड ऑन द ज्योग्राफी, यस वी आर डिवाइडेड इवन ऑन द लैंग्वेजेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंशियंट टाइम से लेके अब तक हम में यूनिटी नहीं है. एंशियंट टाइम में हमारे पास पैन इंडियन लैंग्वेजेस थे, राइट? जैसे ब्राह्मी ओके स्क्रिप्ट थी पाली एंड प्रकृत लैंग्वेज के लिए. फिर संस्कृत लैंग्वेज भी एक ज़माने में पैन इंडिया बोली जाती थी. तो ये सारी चीज़ें प्रूव करने का काम किन्होंने किया? इन हिस्टोरियंस ने किया. तो दिस हिस्टोरियंस बिलीव इन नेशनलिज्म एंड दे ऑलवेज राइट द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट एंटायर इंडिया इज वन ओके एंड हुएवर इज द किंग he always try for the unification of the India and their policies are always driven towards the unification of India. Got it? तो ये है आपका नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन. इनका मेन फोकस जो होता है वो वही होता है हिंदू रूल ऑफ हिस्ट्री पे ओके एंड हिंदू अपर का सांस्कृतिक कल्चर के ऊपर. क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली इन लोगों ने जब हिस्ट्री लिखना चालू किया तो उनका मेजर सोर्स जो था वो था संस्कृत लिटरेचर. और ऑब्वियसली संस्कृत वाज द मोनोपोली ऑफ द अपर कास्ट थ्रू आउट द एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया. ओके, तो इन्होंने जो हिस्ट्री लिखना चालू किया उसके वजह से एक बहुत बुरा इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ. और बुरा इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि जो 18th नॉट 18 बट 19th एंड 20th सेंचुरी में ओके जो रूलिंग क्लास है ओके वो सारी की सारी जो है अपर कास्ट निकल गई. गॉट इट? बिकॉज इन्होंने पूरे के पूरे हिस्ट्री में अपर कास्ट को उतना सिंपैथिस दे के रखा. बताओ, सो यू गॉट इट. तो आप देख लो मतलब 19th सेंचुरी में एंड 20th सेंचुरी में जितनी भी इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप थी ओके आप कोई भी नाम ले लो वो सारी की सारी क्या थी? अपर कास्ट थी. ओके एंड दैट्स द फिर इसको काउंटर करने के लिए लोअर क्लास मूवमेंट इंडिया में 20th सेंचुरी में चालू हुआ. तो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो है ओके जो उनका जो पर्सपेक्टिव था दैट इज अपर कास्ट डोमिनेंस ओवर इंडिया और पूरे के पूरे अपने एंशिएंट और मीडिएवल टाइम में अपर कास्ट के वजह से ही इंडिया में एक पैन इंडियननेस और नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप हुआ है. तो उसके वजह से पॉलिटिकल क्लासेस में बहुत अपहीवलनेस हुआ एंड अल्टीमेट रिएक्शन वाज द 20th सेंचुरी का सारा लोअर क्लास मूवमेंट. गॉट इट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री. कुछ नहीं भी समझ रहा है तो एक लाइन में याद रखना है दैट दे वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म. पहली चीज. एंड सेकेंड चीज दे स्टार्टेड टू रीराइट इंडियन हिस्ट्री टू काउंटर ओरिएंटलिस्ट स्कूल. एंड फिर तीसरी चीज ओके दे ऑलवेज ट्राइड टू प्रूव दैट सर्टन सॉर्ट ऑफ यूनिटी वाज देयर थ्रू आउट एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया. ओके, तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. अगर आपको कुछ डाउट रहेगा देन जस्ट आस्क मी. पहले 1 मिनट में पूरी पीपीटी पढ़ोगे और पीपीटी पढ़ने के बाद में यू कैन आस्क द डाउट. तो नीलकंठ शास्त्री, आरजी भंडारकर एंड आरसी मुजुमदार, अगेन तीनों बड़े नाम है जो बार बार आपको एंशिएंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री में आते रहेंगे. ओके, ये है ओके ये क्रिटिसिज्म है. ओके, ये वाली जो लाइन है दिस इज द क्रिटिसिज्म कि मतलब नेशनलिज्म तो ठीक है बट नेशनलिज्म में अगर आप अपर कास्ट डोमिनेंस रखोगे तो वो ठीक नहीं है. ओके, बहुत बुरा इम्पैक्ट था इस पर्टिकुलर चीज का, यू कैन क्लियरली से. ओके, जो पूरी की पूरी 19th एंड 20th सेंचुरी में इंडिया पॉलिटिक्स जो डोमिनेट किया दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस. सारे लीडर अपर कास्ट है. नेहरू गांधी फैमिली आप पकड़ लो, राइट?
उसके पहले ओके आप कोई भी पकड़ लो, फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल इज देयर ओके, फिर उसके बाद में इवन योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके, तो सारे के सारे अपर कास्ट डोमिनेंस वाज देयर इन दिस पार्टी। अब 21st सेंचुरी इंडिया है, 21st सेंचुरी इंडिया में सबसे बड़ा पलड़ा अगर किसका भारी है तो आरएसएस। आरएसएस का तो रिटर्न रूल है कि अगर आप ब्राह्मण हो तो ही आप इनके एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ सकते हो। तो दिस इज बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑफ द आरएसएस की ब्राह्मणवाद को ये लोग प्रमोट करते हैं, गॉट इट। बट ये आईएनसी का जो 1920 है या फिर आरएसएस का भी जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड आता है, दैट व्हाई अपर कास्ट मस्ट रूल इंडिया बिकॉज दे हैव बीन रूलिंग इंडिया सिंस टाइम इमेमोरेबल, और ये प्रोवाइड करने का काम किया नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने ओके। यस एब्सोल्युटली। हाँ, शशि थरूर इज अ काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट नॉट नेशनलिस्ट ओके। शशि थरूर जो है उसको आप मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री में डालोगे ओके, नॉट नेशनलिस्ट, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो क्रिटिक्स है इस पर्टिकुलर स्कूल के ओके। तो अम्बेडकर इज नॉट अ हिस्टोरियन एज सच, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट उन्होंने कॉलेज में एक थीसिस लिखी थी ओके, थ्रू आउट एंशियंट इंडिया में और मीडिएवल इंडिया में कास्ट डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसमें उन्होंने स्कूल को बहुत हैविली क्रिटिसाइज किया है ओके। यस, एक बेसिक डिफरेंस है कि ये जो नेशनलिस्ट स्कूल है ओके, ये हिस्ट्री में यकीन रखता है। हिस्ट्री में यकीन रखता है का मतलब क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हिस्टोरिकल फैक्ट प्रूव होते हैं तो उसको आप हिस्ट्री बोलोगे, हिस्टोरिकल फैक्ट अनप्रूव है तो उसको आप मिथ बोलोगे। तो हिंदू स्कूल है ना, वो मिथ पे ज्यादा भरोसा रखता है, राइट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सावरकर जो है वो कबूतर के पंख पे बैठ के अंडमान के सेल्युलर जेल से इंडिया में आया करते थे, और ये मतलब आप सोचो कि कर्नाटका के स्टेट के टेक्स्ट बुक में लिखी हुई चीजें हैं, गॉट इट। तो वो माइथोलॉजी में ज्यादा यकीन रखने वाले लोग होते हैं हिंदुइस्ट ओके। नेशनलिस्ट जो है वो प्रूवन फैक्ट के ऊपर बात करता है, दैट्स द डिफरेंस ओके। ओके अलका, हाँ यस यस एब्सोल्युटली, आज से मिलेंगे आपको, डोंट वरी ओके। या लेक्चर खत्म होने के बाद विद इन 1 or 2 आवर दे विल गेट अपलोडेड ऑन योर पोर्टल ओके। यस, एनीथिंग एल्स गाइस, अगर मेरा कोई डाउट बीच में रह गया होगा तो लेट मी नो, लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं गया। सो आई होप इट इज क्लियर ओके। हाँ यस, देखो 3 चीजें मैंने पहले भी प्रॉमिस की थी, आपको पीपीटी मिलेगी आपके पोर्टल पे, एक हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो मेरे अंडर एक बंदा बैठ के यहाँ पे सारा का सारा जो लेक्चर है उसको देख के एक हैंड रिटन नोट्स बना रहा है, तो आपको वो भी मिलेगा। और तीसरी चीज़ है वो प्रिंटेड नोट। प्रिंटेड नोट सबसे बड़ी क्रूशियल चीज़ है, बिकॉज वो जो प्रिंटेड नोट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई एम नॉट हिस्टोरियन, तो मैं तो कुछ लिखूंगा नहीं, तो इन्हीं लोगों ने जो चीज़ें लिख के रखी है, मतलब रोमिला थापर, देयर आफ्टर उपिंदर सिंह, एंशियंट इंडिया में, BA इग्नू, तो ये तीनों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे, गॉट इट। तो आपको ये 3 चीजें मिलेगी, प्रिंटेड नोट, हैंड रिटन नोट एंड पीपीटी, गॉट इट। यस, अरे ऑब्वियसली आई विल ओपन अपना, रेज योर हैंड एंड आई विल गिव यू द एक्सेस, डोंट वरी ओके, जहां पे यू कैन डायरेक्टली हैव द इंटरेक्शन विथ मी ओके। या ठीक है, चलो विल मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है। अभी हाथ मत रेज करो, लेक्चर के बाद करो, अभी के लिए टाइप करोगे, ठीक है। सिंपल, सो नेशनलिस्ट स्कूल के बाद होता है मार्क्सिस्ट स्कूल, गॉट इट। अब मार्क्सिस्ट स्कूल जो है उसको समझने के लिए नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है एंड कम्युनिज्म क्या होता है ओके। तो इसका बस ये वाला लाइन पढ़ लेना, द हिस्टोरियंस ऑफ दिस स्कूल यूज मार्क्सियन टेक्निक टू एनालाइज, दैट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बट मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इंटेंशंस आर डिस्कार्टेड ओके। तो इसमें इनको क्या बोलना है, इसमें इनको बोलना है कि भाई, हाँ ओके, तो इसमें इनको बोलना है दैट मार्क्सिस्ट स्कूल जो है ओके, वो मार्क्सिस्ट एनालिसिस यूज करता है ओके, मार्क्सिस्ट एनालिसिस यूज करता है, बट कार्ल मार्क्स के जो इंटेंशन है ओके, उसके जो पॉलिटिकल इंटेंशन है उसको डिस्कार्ड करता है। तो इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड मार्क्सिस्ट एनालिसिस को, इसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी बोला जाता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। फटफट टाइप करोगे जिसको पता है, ठीक है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या होता है, जल्दी जल्दी टाइप करो ओके। व्हाट इज कैपिटलिज्म,
व्हाट इज सोशलिज्म एंड व्हाट इज कम्युनिज्म। क्या होता है ये तीन वर्ड, जल्दी जल्दी बताओ, किसको पता है? कैपिटलिज्म इज गिवन बाय एडम स्मिथ, ठीक है, और हम्म ओके, कम्युनिज्म इज डिक्टेटरशिप ऑफ वर्किंग क्लास, ओके, फोकस ऑन अर्निंग प्रॉफिट। क्यों सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में प्रॉफिट अर्निंग पे फोकस नहीं होता? हाँ आदित्य, सोशलिज्म मीन्स गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल, ओके, इज लाइक लेस इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, रिसोर्स ओन बाय सोसाइटी, सोशलिज्म, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ओके, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमी, ये बेस है यहाँ पे कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी पे कितना कंट्रोल होना चाहिए, इसके ऊपर डिवीजन है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो कैपिटलिज्म, ओके, जो 17th सेंचुरी में ब्रिटेन में डेवलप हुआ, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था एक एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ का एक बुक था, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये एडम स्मिथ इन हिज वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो बुक है, इस बुक में एडम स्मिथ ने एक बहुत प्लेन एंड सिंपल पॉलिसी दी थी, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ लाइसेंस फेयर है, लाइसेंस फेयर है, फ्रेंच वर्ड है ये, लाइसेंस फेयर है, ओके। एंड अंडर पॉलिसी ऑफ लाइसेंस फेयर एडम स्मिथ ने बहुत प्लेन एंड सिंपल टर्म में बोल दिया था, ओके, स्टेट मस्ट नॉट इंटरफियर इनटू इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट जो है, ओके, गवर्नमेंट जो है आपका, ओके, इट मस्ट नॉट इंटरफियर इनटू इकोनॉमी। उसके ऊपर फिर एडम स्मिथ ने बोला कि भाई फिर इकोनॉमी कौन रेगुलेट करेगा, तो एडम स्मिथ ने बोला भाई मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। तो गवर्नमेंट दैट इज स्टेट मस्ट नेवर इंटरफियर इनटू इकोनॉमी, पहली चीज। एंड इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस है मार्केट में, वो इकोनॉमी को हैंडल कर लेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर जो कैपिटलिज्म का जो थियरी है, इट वॉज बैंग ऑन एट दैट टाइम इन द सेंस दैट कि गवर्नमेंट ने अब इकोनॉमी से अपना हाथ खींच लिया, ओके, प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी अथॉरिटी दे दी, आपको जो चाहिए वो करो, ओके, बट अल्टीमेटली क्या लेके आओ? रेवेन्यू, प्रॉफिट लेके आओ। बट इसका एक बैड इम्पैक्ट हुआ, बैड इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि भाई जो ओनर क्लास है, दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास, ओके, तो 15-15, 16-16 घंटा काम करो, मिनिमम वेजेस भी मत दो, सैनिटरी कंडीशंस आर सो बैड। एंड इसका फिर एक रिपल इफेक्ट हुआ कि अर्बनाइजेशन के ऊपर, रिच बिकेम रिचर, पुअर बिकेम पुअरर, और इसके वजह से जो कॉमन अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम है, दैट इज स्लम स्टार्टेड टू डेवलप। देयर आफ्टर फिर हेल्थ कंडीशन ऑफ द सोसाइटी इन जनरल स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट। तो ये सारे प्रॉब्लम कैपिटलिज्म के वजह से 17th सेंचुरी में होना चालू हो गया, ओके। तो इन जनरल इसने गवर्नमेंट को प्रॉफिट तो दिया, पैसा बहुत दिया, बट सोसाइटल लेवल पे बहुत सारी गड़बड़ हो गई। पहले तो रिच सेक्शन बहुत ज़्यादा आ गया, देर आफ्टर फिर पुअर सेक्शन भी उतने ही लेवल पे बढ़ने लग गया, हेल्थ प्रॉब्लम सोसाइटी में बढ़ने लग गए, एंड देर आफ्टर अल्टीमेटली अर्बन स्लम्स भी बढ़ने लग गए। तो दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ों के वजह से कैपिटलिज्म वाज स्टार्टेड टू बी क्रिटिसाइज्ड बाय द सोशलिस्ट थिंकर, ओके। तो कोई एक थिंकर नहीं है सोशलिज्म का, ये बेसिकली सोशलिज्म की जो इनिशियल मूवमेंट है वो फ्रांस में ट्रेस की जाती है, ओके। तो फ्रांस राइटर्स जो है, ओके, 17-18 सेंचुरी के, उन्होंने जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज करना चालू किया कि भाई आपने ये सब किया, बट इसके वजह से क्या हुआ, आपका जो गरीब है वो और गरीब बन गया, एंड गरीब अगर गरीब बनेगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी में कभी ना कभी तो आपका रेवोल्यूशन होने वाला है, गॉट इट। तो दैट्स व्हाई दिस सोशलिस्ट थिंकर स्टार्टेड टू एडवोकेट कि भाई देयर हैज टू बी सम कंट्रोल, क्या, देयर हैज टू बी सम कंट्रोल ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट, ऑन इकोनॉमी। एंड देयर आफ्टर फिर ये जो सोशलिज्म है इसके 1000 ब्रांचेस है, पकड़ के चलो, ओके, इन द सेंस दैट ये सोशलिज्म जो है कि कंट्रोल ऑन इकोनॉमी कितना होना चाहिए, ओके, इसके ऊपर सोशलिज्म इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्रांचेस। इंडिया में एक चलता है दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आपने अगर पॉलिटी पढ़ा होगा
तो ये इंडिया का ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है जो नेहरू जी ने दिया था, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसका मतलब क्या है, तो जो इंडिया में चलता है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, सर्टन एरिया जो गवर्नमेंट मोनोपोली होंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं आएगा, एंड सर्टन अदर सेक्टर जो है उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों आएंगे। तो सोशलिज्म जो है इट इज नथिंग बट अ क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, बट इन सोशलिज्म ओके व्हाट यू आर हैविंग, some sort of the control of state over economy has to be there, okay? एंड इंडिया में जो चलता है वो चलता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज नथिंग बट मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब सर्टन सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी आर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट whereas certain other sections are open for government as well as private sector। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमी के सेक्टर में पूरी ही मोनोपोली करके रखी है, एंड कुछ सेक्टर में क्या किया है गवर्नमेंट ने, ओके, प्राइवेट प्लेयर एज वेल एज गवर्नमेंट प्लेयर दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। गॉट इट? एंड देयर आफ्टर फिर होता है आपका कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज नथिंग बट द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सोशलिज्म। क्या है ये? एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सोशलिज्म। एंड कम्युनिज्म एडवोकेट दैट एंटायर इकोनॉमी हैज टू बी स्टेट कंट्रोल्ड, हैज टू बी स्टेट मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई जो इकोनॉमी जो है ओके उसमें कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, देयर आफ्टर फिर प्राइवेट प्लेयर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आपके कंट्री में न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके तिनके तक जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? स्टेट करेगा। उसके ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए? तो स्टेट का ही होना चाहिए। इसको आप बोलोगे कम्युनिज्म। ये जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है इट वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल, दोनों का नाम आता है बट मार्क्स का नाम थोड़ा सा बड़ा है इसमें। कार्ल मार्क्स जो है ही स्टार्टेड दिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ओके 1848 में, ओके 1848 में ही हैड गिवन हिज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने सबसे पहले ये थियरी दी थी, ओके एंड फिर ये थियरी देने के बाद इसको डेवलप करने के लिए उसने बहुत प्लेन सिंपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दी। उसका कहना है कि वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय द कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक हैव सेक्शन है मतलब रिच सेक्शन है, एक हैव नॉट सेक्शन है मतलब पुअर सेक्शन है। तो आपका जो हैव सेक्शन है, रिच सेक्शन है, उसको उसने बोला बॉर्जुआ क्लास। जो आपका पुअर सेक्शन है, हैव नॉट सेक्शन है, उसको कार्ल मार्क्स ने बोला प्रोलेटारिएट। तो बॉर्जुआ मतलब ओनर क्लास, प्रोलेटारिएट मतलब वर्किंग क्लास। एंड कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूरे दुनिया में अ पर्टिकुलर कंट्री विल पास थ्रू 3 ट्रांजिशन। पहले तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगी, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन बढ़ेगी, एंड एक बार वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसके बाद में वर्किंग क्लास को वॉयलेंट रेवोल्यूशन करना है। ये जो पूरा आपका बॉर्जुआ है दैट इज रिच क्लास है उसको मार देना है, एंड पॉलिटिकल कंट्रोल वर्किंग क्लास को अपने हाथ में लेना है। एंड जैसे ही वर्किंग क्लास पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में लेगी, वर्किंग क्लास को क्या इंप्लीमेंट करना है? कम्युनिज्म, दैट इज कम्युनिस्ट स्टेट एस्टेब्लिश करना है। तो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, ये सबसे पहला ये वाला जो रेवोल्यूशन है वो कहाँ पे हुआ? फिर रशिया में 1917 का रशियन रेवोल्यूशन में अल्टीमेटली कम्युनिस्ट स्टेट वाज एस्टेब्लिश, एंड देयर आफ्टर 1949 में चाइना में जो माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट स्टेट चाइना में एस्टेब्लिश कर दिया। गॉट इट? सिंपल। So this particular aspects are I hope quite clear, okay? But ये जो development है, okay, starting from 17th, 18th and 19th century की development है। अगर आप इसके आगे जाते हो तो 20th century में the world suffered two devastating wars, World War I, World War II. Thereafter it was followed by the Cold War वाला era। Cold War का मतलब क्या है कि भाई वॉर तो है बट कोई भी साइड ओपन वॉरफेयर नहीं खेल रहा है बिकॉज सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एंड व्हेन यू हैव न्यूक्लियर बॉम्ब इट एक्ट एज अ डिटरेंट। डिटरेंट मतलब ओके आप कितना भी चाहो मोदी जी पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज भाई पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो जैसे ही आपने पाकिस्तान को कैप्चर करना चालू कर लिया, अगर आप इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए तो देयर आर चांसेस कि एज अ ऑप्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अब सब हार ही गए हैं तो इस्लामाबाद विल प्रेस द बटन।
और अगर वो बटन गलती से प्रेस हो गया और गलती से इंडिया में न्यूक्लियर बम आ गया, ओके, तो फिर हानि किसको ज़्यादा होगी? हमें होगी। गॉट इट? एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा, ओके, बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। तो यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों के पास न्यूक्लियर बम थे, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में जाने को रेडी नहीं थे, ओके। बट अल्टीमेटली 1990 में, ओके, वी कैन सी दैट आपका पूरा का पूरा कोल्ड वॉर खत्म हुआ बिकॉज यूएसएसआर कोलैप्स्ड। एंड ये वाला जो पीरियड है, ओके, 1980 से लेके 1990, इट इज क्वाइट क्रूशल बिकॉज इन दिस पीरियड कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये दोनों थियरीज को पता चल गया कि भाई कुछ अच्छी चीजें एक दूसरे में है। तो बोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम लिफ्टेड गुड थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आज का बात करूं 21st सेंचुरी का, तो अमेरिका एंड ब्रिटेन, दिस आर प्राइमरी कैपिटलिस्ट स्टेट। बट आप इसमें देखोगे भले ही वो कैपिटलिस्ट है, बट स्टिल दे हैव द वर्किंग आवर रेगुलेशन, सैनिटरी कंडीशन, इंश्योरेंस पॉलिसीज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द वर्कर। तो मतलब क्या है, स्टेट जो है वो इकोनॉमी को रेगुलेट करना अमेरिका में चालू है, इन द सेंस दैट कि अमेरिकन गवर्नमेंट इज इंटरफियरिंग इनटू इकोनॉमी। बट ये कैपिटलिज्म में हो सकता है क्या? नहीं, ये कहाँ पे होगा? कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म। तो यू कैन सी दैट कैपिटलिज्म ने सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म उठा लिए है। सिमिलरली अगर आप चाइना एंड इसमें जाओगे, दैट इज रशिया में अगर आप जाओगे, तो वो क्या है? कैपिटलिस्ट स्टेट है, सॉरी कम्युनिस्ट स्टेट है। कम्युनिस्ट स्टेट मतलब नो प्राइवेट ओनरशिप। बट फिर भी आप देखोगे भाई बिलियनर्स हैं इनके पास, जैसे जैक मा चाइना का काफ़ी फेमस है, रोमन अब्राहमोविक रशिया का काफ़ी फेमस ओनर है, राइट। तो वेस्ट कम्युनिस्ट स्टेट जो है दैट इज रशिया एंड चाइना, उन्होंने कैपिटलिज्म में से कुछ कुछ अच्छी चीज़ें उठा के अपने सिस्टम में डाल ली। एंड टुडे वी कैन से दैट देयर इज नो क्लियर communist state in the world and no clear capitalist state in the world, because both this system have lifted certain good aspect of each other, and thereafter now world is moving towards what we say is that globalization. Got it? and यही आपके globalization मतलब यही आपका crux है, that you lift up good things from each and every system and thereafter you run that particular system for the betterment of the society. Okay, तो आपका ये जो 20th सेंचुरी का डेवलपमेंट है दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। नाउ कम बैक टू द कम्युनिज्म। तो भाई आपको क्या करना है? इकोनॉमी पे स्टेट का कंट्रोल लाना है। बट अगर आपको इकोनॉमी पे स्टेट का कंट्रोल लाना है तो वो कैसे आएगा? वाया वायलेंट रेवोल्यूशन। प्रोलेटेरिएट जो है उनको एक वायलेंट रेवोल्यूशन करना है, एंड वायलेंट रेवोल्यूशन करके पॉलिटिक्स अपने हाथ में लेना है, एंड दैट इज वेयर आवर दिस पर्टिकुलर स्कूल कम्स इनटू पिक्चर। तो अगेन कम बैक टू द फर्स्ट लाइन, ओके, अगर आप यहाँ पे आते हो फर्स्ट लाइन पे, व्हाट इज रिटन? द हिस्टोरियंस यूजेस मार्क्सियन टेक्निक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मतलब कि भाई पूरी जो दुनिया है इट विल पास थ्रू 3 ट्रांजिशन, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देयर आफ्टर फिर वर्किंग क्लास की सुपीरियोरिटी, दैट इज स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। तो इसके लिए मार्क्स ने क्या बोला था? एक बॉर्जुआ होगा एंड देयर आफ्टर होगा एक प्रोलेटेरिएट। तो बॉर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट का जो डेवलपमेंट है ये होगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन यही प्रूव करने का ट्राई करते हैं कि भाई ये जो हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो एक अपर क्लास एंड एक लोअर क्लास इसी में डिवाइडेड है, एंड फिर ये जो है वो हिस्ट्री बताते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द क्लासेस। तो इनका वही कहना है कि कोई भी पीरियड आप उठाओगे तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई जो अपर क्लासेस को सपोर्ट की, कुछ डेवलपमेंट हुई जिसने लोअर क्लासेस को भी सपोर्ट किया। तो ये जो मार्क्सियन टेक्निक है ऑफ एनालिसिस ऑफ द हिस्ट्री, ओके, वो ये लोग यूज करते हैं। बट जो अल्टीमेट ओके प्रेस्क्रिप्शन एंड पॉलिटिकल इंटेंशन है दैट इज वायलेंट रेवोल्यूशन, उसको ये लोग डिस्कार्ड करते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, सिंपल। ओके, ये एग्जैक्टली इसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, सो ये मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो है आप जितने भी यहाँ पे पढ़ोगे, ओके, जितने भी आपको अगर हिस्टोरियन पता है वो सारे के सारे मार्क्सियन स्कूल के ही हिस्टोरियन हैं। ओके, सम ऑफ द फेमस आर.एस. शर्मा, इरफान हबीब, राइट, देयर आफ्टर के.एन. पन्नीकर, सतीश चंद्रा का भी नाम सुना होगा आपने, रोमिला थापर का भी नाम सुना है, बिपिन चंद्रा का भी नाम सुना है आपने, राइट। तो ये सारे के सारे कौन है? मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन को बिलोंग करने वाले लोग हैं। मतलब ये लोग हमें बताते हैं कि फॉरवर्ड क्लास का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बैकवर्ड क्लास का डेवलपमेंट कैसे हुआ,
एंड हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्लास। तो ये यही बताएंगे एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ट्रांजिशन कैसे हुआ, एंड अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब ट्रांजिशन हुआ तो एग्रेरियन इकोनॉमी का ट्रांजिशन कैसे हुआ टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वाली जो स्टेज है दैट इज वायलेंट रेवोल्यूशन, उसके ऊपर ये नहीं आता है। गॉट इट? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मार्क्सिज्म को ये छोड़ देते हैं और इसकी क्या अडॉप्ट करते हैं फिर इंडियन वर्जन ऑफ हिस्ट्री कि भाई सब मिलके रहो और सब एक साथ रहो। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द मार्क्सियन स्कूल ऑफ द हिस्ट्री। सिंपल। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अगर कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी। टेक अ मिनट, 1 मिनट के लिए सारी एक बार स्लाइड पढ़ लेना। अगर कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी। कम्युनलिज्म इज अ होल टुगेदर डिफरेंट वर्ड, इसको आप हमेशा याद रखोगे, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब जो कार्ल मार्क्स की जो थियरी है वो, और फिर एक चीज है आपका कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दंगे होते हैं वो। गॉट इट? ये होता है आपका कम्युनलिज्म। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, वर्ड्स में कभी भी गड़बड़ मत करना। ठीक है, सिंपल। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म फॉलो करता है, चाइना कम्युनिज्म फॉलो करता है, बट वही मैंने आपको बताया कि अब देयर इज नो क्लियर कट सेपरेशन इन बिटवीन कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। हर एक पर्टिकुलर सिस्टम ने अच्छी अच्छी चीजें अडॉप्ट करना चालू किया है। आप इंडिया में भी देखो कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में लिखा भी है दैट वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, बट फिर भी अब क्या चल रहा है कंट्री में, कैपिटलिज्म, राइट? अंबानी इज बिकमिंग रिचर, अडानी इज बिकमिंग रिचर, पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअरर। गवर्नमेंट तो अभी आके मुंह पे बोल देता है कि भाई आप आपका देख लो, हम तो अब फ्रीबीज भी नहीं देंगे आपको। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो गवर्नमेंट की अभी की जो पॉलिसीज है दोज आर टिल्टेड टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म। ओके, तो इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट आर वी अ सोशलिस्ट कंट्री? नो। ओके, और वो सोशलिज्म इंडियन गवर्नमेंट जो धीरे धीरे निकाल रहा है इंडिया से। तो देर इज नो क्लियर कट कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज ऑफ टुडे। ओके, सिंपल है। देखो चाइना में कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म में एक चीज आप याद रखो, जब कम्युनिज्म होता है तो वन पार्टी रूल होता है। तो रशिया में भी वन पार्टी रूल है, चाइना में भी वन पार्टी रूल है, बट इनकी जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो मोर और लेस कैपिटलिज्म के बराबर की ही है। मतलब पीपल कैन बाय प्रॉपर्टी, राइट? देयर आफ्टर पीपल कैन सेल देयर प्रॉपर्टी, पीपल कैन अर्न द प्रॉफिट एंड पीपल विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये जो कैपिटलिज्म वाला जो पंगा है वो अब आपको कम्युनिस्ट कंट्री में दिखेगा। बट फिर भी हम लोग चाइना और चाइना को एंड रशिया को कम्युनिस्ट कंट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ वन पार्टी रूल। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया यही इसको अभी भी रूल कर रहे हैं। ओके, इस टॉपिक को कैसे यूज करोगे वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, आज तो मेरा आपको सिर्फ समझाना बनता है बिकॉज यू शॉल अंडरस्टैंड कि ये हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। तो इसके बाद में जब जब आप हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री देखने के बाद आपको ये चीज़ें सोचनी है। गॉट इट? कि भाई जो लिखा है वो कौन से स्कूल ऑफ हिस्टोरियन ने लिखा है, इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, एंड अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट है तो आपको वो जज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वर्जन सही लग रहा है। गॉट इट? यस। ओके, एंड अल्टीमेटली फिर ये क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। ओके, ये लास्ट वाला अगर आप एक लाइन में भी पढ़ लोगे, ठीक है, तो वही है। गॉट इट? कि अल्टीमेटली इन लोगों ने जो काम किया है वो मार्क्सियन आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, एंड मार्क्सियन आइडियोलॉजी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे तो वॉयलेंट रेवोल्यूशन एडवोकेट करती है। तो वॉयलेंस आपके सोसाइटी के लिए अच्छा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड थिंग, सोसाइटी को अपर क्लास एंड लोअर क्लास में डिवाइड करके आपको मिलेगा क्या? गॉट इट? तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये जो सोसाइटी का जो डिवीजन है वो फर्दर बढ़ता ही जाएगा। तो आप ये ऐसे वर्जन में जा रहे हो जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो कंट्री है वो क्लास डिवीजन में फैल जाएगी, एंड दर आफ्टर कभी ना कभी तो कंट्री का डिवीजन हो जाएगा। तो वही है, इफ यू लुक एट वन लाइन, दैट मार्क्सियन स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी इज accused of being too ideologically influenced, मतलब मार्क्सियन आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुआ है, and many have alleged that Marxian historians used negotiationism, that is falsification or denialism of the historical record। मतलब ये वाले जो लोग हैं ये क्या करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि औरंगजेब ने कितने हिंदुओं को मारा, ये नहीं बताएंगे कि भाई अकबर जो है उसकी पॉलिसी रिलीजियस थी, वो कोई सेक्युलरिज्म था नहीं। गॉट इट? तो इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश करना चालू किया इन ऑर्डर टू प्रूव
दैट की अपर क्लास की पॉलिसीज क्या थी, उसका इम्पैक्ट लोअर क्लास पे क्या पड़ा, या फिर हिंदू एंड मुस्लिम दिस आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑल टुगेदर। तो ये सारी चीजें करने का काम किसने किया है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने किया है। तो यही इनका क्रिटिसिज्म है। ओके, सिंपल। एनीथिंग एल्स गाइस? ओके, इसमें और कुछ डाउट? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म क्या होता है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ओके, वो जो है वो मार्क्सिस्ट मेथड फॉलो करते हैं, बट मार्क्सिस्ट जो अल्टीमेट पर्पज या फिर एजेंडा है उसको फॉलो नहीं करते। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सबल्टर्न स्कूल, ये थोड़ा सा रिलेटिवली नया स्कूल है। ओके, 1970s 1980s के ऑनवर्ड ये डेवलप्ड होना चालू किया। तो सबल्टर्न स्कूल जो है इट इज नथिंग बट हिस्ट्री फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, राइट? तो अभी हिस्ट्री जो है वो किसने लिखी, ओके, वो समझते। तो हिस्ट्री जो लिखी वो बड़े बड़े उस टाइम के हिस्टोरियन ने लिखी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, इस्लामिक ट्रैवलर्स ही कंसिडर करते हैं। इब्न बतूता, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में काम करता था। ही सर्व्ड एज अ काजी अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। तो एज अ काजी ओके, वो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज करेगा क्या, राइट? आप अपने आका को तो क्रिटिसाइज नहीं करोगे। ओके, वैसे ही अल बरूनी इंडिया में आया, किसके साथ आया, तो मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ आया। तो अल बरूनी गजनी को क्रिटिसाइज करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, राइट? वैसे ही काल्हाना की जो राज तरंगिनी है वो किसने लिखी, सॉरी राज तरंगिनी किसने लिखा, काल्हाना ने लिखा। तो ही वॉज वर्किंग फॉर द कश्मीर कोर्ट, तो कश्मीर के अगेंस्ट कुछ लिखेगा क्या या फिर क्रिटिसिज्म करेगा क्या। वैसे ही भाना भट्ट ने एक हर्ष चरित्र लिखा विच वॉज नथिंग बट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। तो भाना भट्ट हर्षवर्धन को क्रिटिसाइज करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट? सो दिस एंटायर हिस्ट्री जो है वो अपने एंशियंट में भी और मीडिवल में जो लिखी गई है ओके, इट वॉज पैट्रोनाइज बाय द रूलिंग क्लासेस देमसेल्फ। तो रूलिंग क्लास पैट्रोनाइज करेगा, पैसा देगा, इसीलिए तो ये ट्रैवलर्स होंगे या फिर जो कोर्ट हिस्टोरियंस थे उसने हिस्ट्री लिखनी चालू की, राइट? बट ओके, उन्होंने कुछ फैक्ट छुपा लिए। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल ले लो, भाना भट्ट ने हर्ष चरित्र जब लिखा था तो हर्ष चरित्र में उसने पुलाकेशिन 2 का नाम भी नहीं लिखा। ओके, डिस्पाइट द प्रूवन हिस्टोरिकल फैक्ट कि हर्षवर्धन अपने लाइफ में एक वॉर हारा है दैट इज पुलाकेशिन द 2 के हाथ से। ओके, तो उसने लिखा ही नहीं। बट हमें पता है, कैसे पता है, राइट? हमें पता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द बैलाड्स, फोक सॉन्ग जो लोकल लेवल पे अवेलेबल है। गॉट इट? तो ऐसे बहुत सारे लोकल ट्रेडिशन जो है उसमें हमें बहुत सारी हिस्ट्री मिलती है। जैसे आपके फोक सॉन्ग्स होंगे, बलाड्स होंगे, राइट? कोई आपके लोकल लेवल पे पोएट्री होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो लोकल लेवल के जो हिस्टोरिकल फॉर्म्स है ओके, वो लोकल लेवल के जो हिस्टोरिकल फॉर्म्स है उसको एनालाइज करके हिस्ट्री को राइट करना। ओके, इसको आप बोलोगे सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो ये लोगों का यही काम होता है कि ये बड़े बड़े हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे नहीं जाते, ये लोकल लेवल पे जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं। वहाँ पे जो फोक सॉन्ग्स है, ट्रेडिशनल स्टोरीज है, कुछ बैलाड्स है, उसको जमा करते हैं और उससे हिस्ट्री को राइट करने का ट्राई करते हैं। तो इनको क्या मिलता है, हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस। मतलब भाई लोगों को उस टाइम पे क्या लगता था, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल भी आप इसमें लिख सकते हो कि राजपूताना जो थी, तो राजपूताना के बारे में ऐसा ज़्यादा किसी ने लिख के नहीं लिखा है, राइट? बट राजपूताना में बहुत सारे फोक सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग है जिसकी वजह से हमें पता चला, राइट? एक फोक सॉन्ग्स तो वहाँ पे आपने गोरा बादल का भी सुना होगा, ओके, पद्मावत मूवी में भी था वो। ओके, तो वी गॉट टू नो अबाउट गोरा बादल ओके फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फोक सॉन्ग, बिकॉज इनके बारे में और कहीं लिख के ही नहीं रखा है, राइट? तो ये जो फोक सॉन्ग्स है, ट्रेडिशनल लोकल लेवल का जो लिटरेचर है ओके, दैट टेल्स द स्टोरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस, और उसको एनालाइज करके हिस्ट्री को राइट करने का काम है वो ये हिस्टोरियन करते हैं। अगेन वन फेमस हिस्टोरियन इज देयर दैट इज रंजीत गुहा। ओके, तो रंजीत गुहा जो है ओके, ही इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द सबल्ट्रान स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस। ओके, सबल्ट्रान का मतलब ही वही होता है, पब्लिक। ओके, सो पब्लिक मतलब लोकल लेवल पे हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है जिसको अभी तक स्टडी ही नहीं किया गया है। तो लोकल लेवल का लिटरेचर स्टडी करेंगे, उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और कौन सी चीज़ें पता चलेंगी, प्रिसाइजली वो चीज़ें जो लोग सोचते थे टू द रूलिंग क्लास। गॉट इट?
तो बड़े बड़े हिस्टोरिकल बुक्स जो हमारे पास है, आईन अकबरी होगा, किताबुल हिंद हुआ, रिहिला जो हुआ, तो वो तो स्टेट पैट्रोनाइज बुक थे, तो उसमें हम लोगों को पता चला कि भाई वो किंग की अच्छी चीज़ क्या है। बट लोकल फोक सॉन्ग, ट्रेडिशनल सॉन्ग, बैलाड्स, देयर आफ्टर पोएट्री, इसमें हमें पता चलेगा कि भाई किंग ने क्या किया और जिसकी वजह से लोगों का रिएक्शन क्या हुआ। ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर सबल्ट्रान का मतलब क्या है। गॉट इट? सिंपल है। एंड देयर आफ्टर इट फोकसेस ऑन कॉलोनियल ईरा बिफोर 1947 एंड टिपिकल एम्फोसिस इज कास्ट एंड डाउनप्लेस क्लास टू द annoyance of the Marxist school। तो मतलब क्या हुआ? ओके, इंडिया में देर आर टू थिंग्स, मतलब पूरे दुनिया में देर आर टू थिंग, एक होता है क्लास और एक होता है कास्ट। ओके, कास्ट तो आपको पता है इंडिया में कास्टिज्म होता है। ओके, दलित्स, देर आफ्टर फिर ओबीसीज आर देयर, देर आफ्टर फिर फॉरवर्ड कास्ट आर देयर। फिर एक होता है क्लास। क्लास मतलब जो मार्क्स ने बताया था कि एक रिच क्लास है दैट इज बॉर्जुआ, एक पुअर क्लास है दैट इज प्रोलेटारिएट। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या बनोगे? बॉर्जुआ। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या बनोगे? पुअर, दैट इज प्रोलेटारिएट। तो ये चीज जो है वो आप बोलोगे इसको क्लास। ओके, एंड फिर देयर आफ्टर कास्ट। ओके, तो ये वाला जो स्कूल है वो कास्ट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस देता है। कास्ट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस इसके वजह से देता है बिकॉज लोकल लेवल का जो ट्रेडिशन एंड लिटरेचर है उसमें ऑब्वियसली कास्ट का बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर से फॉर एग्जांपल अगर संस्कृत में ब्राह्मणिकल कास्ट अगर कुछ लिख रही है तो ऑब्वियसली वो अपने लोगों को ही प्रमोट करेगी, राइट। वैसे ही अगर शूद्र नहीं बट अगर दलित कास्ट अगर कुछ लिख रही है तो वो अपने लोगों को ही प्रमोट करेगी, राइट। तो इसके वजह से थोड़ा कास्ट एम्फोसिस इसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द क्लास एम्फोसिस। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। 1 मिनट के लिए पढ़ लेना, अगर कुछ डाउट रहेगा तो फिर पूछोगे। ओके, यस, क्लियर गाइज, नो अदर डाउट। सबल्ट्रान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस। एंड लास्ट वन, ओके, जो यू कैन से दैट सबसे गलत चीज जो इंडिया में चल रही है, राइट। आई माइट ऑफेंड लॉट्स ऑफ पीपल ओवर हियर बाय सेइंग इट, बट हिंदुत्व अप्रोच ऑफ द हिस्ट्री। तो अब ये हिंदुत्व अप्रोच ऑफ हिस्ट्री जो है, ओके, सिंपल, ये क्लास कहाँ से ओरिजिन हुआ? ये क्लास जो है, ओके, वो आपको समझना है कि वो टाइम इमेमोरेबल टाइम से ही चलता आ रहा है। पर ये जो डिवीजन जो है, ओके, वो कार्ल मार्क्स ने ओरिजिनेट किया कि भाई ये जो रिच क्लास है पुअर क्लास है, सिंपल। ओके, ये कार्ल मार्क्स से ओरिजिनेट हुआ है। ओके अमीर, सिंपल। चलो देन विल मूव ऑन टू द हिंदुत्व स्कूल ऑफ द फिलोसॉफी और हिंदुत्व अप्रोच। ना इसके जो फाउंडर है, ओके, ही इज कंसिडर्ड एज नन अदर देन विनायक दामोदर सावरकर। महाराष्ट्रियन गाय जिनको महाराष्ट्र में इतना रिस्पेक्ट नहीं है बट महाराष्ट्र के बाहर बहुत ज़्यादा है, वी कैन से दैट। बट वी.डी. सावरकर इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिंदू राष्ट्र। ओके, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, गॉट इट। अब ये जो हिंदू राष्ट्र है इसमें थोड़ी सावरकर की आइडियोलॉजी आपको समझनी है, तो सावरकर और जिन्ना को थोड़ा सा कंपैरिजन हमेशा आपको करना पड़ेगा, गॉट इट। तो वही कंपैरिजन देखेंगे थोड़ा। ओके, so there is a person called as Muhammad Ali Jinnah, a most dreaded person in the country, right? The man responsible for the partition. And then there is another person called as Vinayak Damodar Savarkar. Okay, simple. Okay, आजकल इनको थोड़ा सा नेशनलिस्ट आउटलुक की वजह से थोड़ा सा प्रोमिनेंस मिला है, बट एक एक करके देखेंगे। जिन्होंने टू नेशन थियरी दी थी, ओके, टू नेशन थियरी जो है मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है प्रिसाइजली, सर सैयद अहमद खान की है, बट इसको फाइनल शिप देके इम्प्लीमेंट करने का काम जिन्ना ने किया। तो टू नेशन थियरी में ही वाज क्वाइट क्लियर, ओके, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया देयर लिव्स टू नेशनलिटीज, एक है हिंदू और दूसरी है मुस्लिम। हिंदू इज अ नेशनलिटी, मुस्लिम इज अ नेशनलिटी, ये डिफरेंट नेशन है और ये है एक डिफरेंट नेशन। एंड दैट्स आपको क्या करना है, कंट्री का जो है वो पार्टीशन करना है। और कंट्री में जब पार्टीशन करोगे देन हिंदूज कैन हैव देयर हिंदुस्तान, मुस्लिम्स विल हैव देयर पाकिस्तान। वेरी प्लेन एंड रैशनल आइडियोलॉजी वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। एंड फॉर योर सरप्राइज, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, ये टू नेशन जो थियरी है ये विनायक दामोदर सावरकर ने अप्रूव की थी कि भाई बराबर का है, राइट। इंडिया में दो तरीके की नेशनलिटीज रहती है, एक रहती है हिंदू और एक रहती है मुस्लिम।
हाउएवर सावरकर वॉज नेवर इन फेवर ऑफ पार्टीशन। तो सावरकर का कहना था कि ये पार्टीशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो सावरकर प्रोमोटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, तो सावरकर वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन विच विल प्रोक्लेम इंडिया एज हिंदू राष्ट्र, एंड हिंदू राष्ट्र प्रोक्लेम करने के बाद अदर रिलीजन जो है, नॉट ओनली मुस्लिम बट सारे के सारे अदर रिलीजन विल रिमेन सबऑर्डिनेट टू द हिंदू रिलीजन। गॉट इट? तो ये जो अखंड भारत वाला जो कंसेप्ट है, दैट इज नथिंग बट योर हिंदू राष्ट्र, कि यस इंडिया में दो नेशनलिटीज रहती है, वी टोटली एग्री बाय इट, बट वी वांट एन इंडिया वेयर बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वेयर देयर विल बी देयर, मतलब ओके देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फेवरिंग और बायास टूवर्ड्स हिंदू मेजॉरिटी, एंड फिर बाकी के रिलीजन को क्या करना है, एज अ सबऑर्डिनेट रहना है कंट्री में, एंड दैट इज वेयर जिना एंड विनायक दामोदर सावरकर डेफर्ड। ओके, जिना प्रिस्क्राइब कि भाई टू नेशंस है, तो हमको दो पर्टिकुलर स्टेट भी चाहिए रहेंगे, दैट्स व्हाई ही प्रिस्क्राइब हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, वेयर सावरकर स्टेटेड कि भाई नहीं, आपको अलग जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, आपको क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट बनाएंगे, एंड सबऑर्डिनेट बनाने के लिए फिर ऑब्वियसली ही वाज आस्क्ड कि भाई आप सबऑर्डिनेट बनाना चाहते हो बट मुस्लिम वाज अ रूलिंग एलाइट, सिंपल, तो मुस्लिम सबऑर्डिनेट क्यों बन के रहेगी आपके? ओके, तो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टू रीराइट इंडियन हिस्ट्री in order to prove Hindu superiority throughout our ancient and medieval time. Okay, तो इनका जो सबसे पहला वाला जो बुक था स्वतंत्रवीर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर जी का, तो ये सबसे पहला वाला जो बुक है दैट इज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो वॉर ऑफ 1857 विच वॉज जस्ट अ माइनर म्यूटिनी ऑफ सर्टन पीपल विच वॉज कन्फाइंड ओनली टू द नॉर्थन इंडिया, इसको उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सबसे पहला इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, और ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी ही डाउनप्लेड द रोल ऑफ द मुस्लिम जनरल्स एंड ही गेव प्रेफरेंस टू द हिंदू जनरल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, फिर उन्होंने एक और बुक लिखा हिंदू पद पादशाही, ओके, जिसका अगर आप इंग्लिश में रिव्यू करोगे, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द हिंदू एम्पायर ऑफ द महाराष्ट्र। तो शिवाजी महाराज एंड देयर आफ्टर पेशवाज, दे वर नेवर इनटू दिस हिंदुइज्म वाला थिंग, ओके, बट इट वाज विनायक दामोदर सावरकर हु फॉर द फर्स्ट टाइम converted the entire Maratha history into Hindu history. Got it? हिंदू हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, अगर आप शिवाजी महाराज भी देखोगे, अगर आप पेशवाज भी देखोगे, ओके, दे वर क्वाइट फ्रेंडली टू द इस्लामिक रूल। जैसे मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज वॉज इवन रेडी टू साइन ट्रीटी और टू हैव अ पीस विद औरंगजेब, एंड ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट सुजराइनिटी ऑफ द औरंगजेब। उसी के लिए वो आगरा के किले में भी गए थे, अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो फिर he went back, okay, and thereafter फिर entire ruin of the Mughal empire lies in the Deccan। तो सिमिलरली अगर आप पेशवा भी अगर आपने देखा, ओके, मराठाज मतलब पहले शिवाजी महाराज, दैट इज मराठाज, एंड thereafter पेशवाज, तो पेशवाज में भी बाजीराव मस्तानी तो आपने देखा ही होगा, राइट? तो इट मीन्स दैट दिस पीपल दैट इज मराठाज दे वर क्वाइट एमिकेबल टू द मुस्लिम रूल, इतना प्रॉब्लम था नहीं, एंड देयर ओनली ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टेब्लिश अ स्टेट स्वराज, ओके, from Attak to Cuttack. Okay, that was the plain simple objective of the Maratha dynasty. We can say that is pehle Shivaji Maharaj, that is Marathas, and thereafter Peshwas. But this book was responsible for converting the entire Maharashtra history into Hindu history. Got it? So again we can clearly see, okay, थोड़ा सा emphasis दिया गया to the Hindu what you can say that history. Okay, and thereafter ancient India के लिए, okay, 6 ग्लोरियस एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ओके, ये भी उन्होंने लिखा। ओके, आपने एक कंसेप्ट भी सुना होगा दैट गुप्ता एज इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ द हिंदुइज्म, हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर। तो ये जो कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये इस बुक से आया। गॉट इट? तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द विनायक दामोदर सावरकर जो है, दैट इज हार्मफुल फॉर द एंटायर कंसेप्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, बिकॉज यू कैन नेवर हैव this kind of the arrangement. Got it? This type of the arrangement मतलब एक constitution जिसमें one religion is favored and other is not favored, and that's why Vinayak Damodar Savarkar never got traction in in the early 20th century also, और अभी भी इनके बारे में जब भी बात होती है वो थोड़ी सी संभल के ही की जाती है। Got it? Because his political ideology जो है ultimately that is quite lethal for the modern day India. If you start to रीराइट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वे, तो फिर गड़बड़ है।
पर ये अकॉर्डिंग टू सावरकर जी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑफ द हिंदू राष्ट्र और द सुपीरियोरिटी ऑफ द हिंदू रूल। एंड देयर आफ्टर ये सावरकर जी के साथ ही ये स्कूल ऑफ थॉट भी चला गया। ओके, बट देन 1998 में वाजपेयी गवर्नमेंट आया, एंड वाजपेयी गवर्नमेंट आया तो दे स्टार्टेड टू रीराइट द हिस्ट्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव अगेन। ओके, और अब मोदी जी का गवर्नमेंट है, तो मोदी जी के गवर्नमेंट में भी वही हो रहा है जो रिसेंट कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताई थी, जैसे सावरकर कबूतर के पंख पे बैठ के उड़ के इंडिया में आते थे। ये स्टेट बुक में लिखी हुई चीजें हैं, राइट। तो मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड हिस्ट्री जो है वो अब कौन सी हिस्ट्री बन रही है? हिंदुइस्ट हिस्ट्री बन रही है। ओके, एंड फिर इसका एक अल्टीमेट क्रिटिसिज्म भी है। ओके, ये एक बार पढ़ लेना अपने लेवल पे। इट हिंदुत्व अप्रोच टू हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रीमाइसेस एंड ट्रीट्स माइथोलॉजी एज हिस्ट्री, जो मैंने अभी आपको बताया। Savarkar's text present Hindu culture as a self-sufficient culture, not needing any input from other culture. But ये चीज़ obviously नहीं है. Okay, obviously our culture is quite broad-based. Hindus are liberal. Hindus are quite open-minded. From ancient period, okay, period से ही we have adopted certain Buddhist practices, Jain practices. Thereafter foreign invasion हुए, Indo-Greek, Shakas, Pahlavas, Kushanas, Hunas. हमने उनको भी सोसाइटी में अडॉप्ट कर लिया। वी अडॉप्टेड सर्टन गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम देयर रिलीजन आल्सो, राइट। एंड देयरआफ्टर वी अडॉप्टेड सर्टन प्रैक्टिसेस फ्रॉम द इस्लामिक कल्चर आल्सो। तो भाई ये जो सावरकर का जो कहना है दैट इज सेल्फ सफिशिएंट कल्चर है और जिसको बाहरी किसी भी इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती, ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है। ओके, विच इज एन अनहिस्टोरिकल नार्सिसिस्ट एंड फॉल्स अकाउंट ऑफ इंडियाज पास्ट, बिकॉज इट इज नाउ प्रूवन फैक्ट, राइट। प्रूवन फैक्ट है कि भाई हम लोगों में बहुत सारी बाहर के एडिशनल चीज़ें आई है एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली। इट इज़ नॉट दैट कि हम लोग को ये रिलीजियन सुपीरियोरिटी प्रूव करनी है। वी आर अ लिबरल रिलीजन, वी बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। द मोमेंट यू आर पुटिंग दिस कल्चरल सुपीरियोरिटी इन द रिलीजन, फिर क्या होगा? वही गड़बड़ होगी जो यूरोप में हुई इन 18, 19th एंड 20th सेंचुरी में। ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। That will be it from my side. एक बार स्लाइड्स देख लेना ये। ओके, आई विल गिव यू अ मिनट। अगर इसके ऊपर इफ यू वांट टू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो। ओके, यस, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन, ठीक है। कौन से डाउट है दोस्तों? ठीक है, देयर इज नीड टू लर्न विथ मोर फोकस। नहीं, देखो समझो, ओके, आपको जो हिस्ट्री समझनी है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको लगता है कि हिस्ट्री से फैक्ट 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 है, तो हिस्ट्री फैक्ट नहीं। हिस्ट्री क्या है? ये है। तो कुछ फैक्ट का एक एनालिसिस है, और एनालिसिस किस किसने किया है? तो इन स्कूल्स ने किया है। गॉट इट? तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिएंटलिस्ट से लेके हिंदुइस्ट अप्रोच तक आपको सारे स्कूल बता होने चाहिए। गॉट इट? कल जाके अगर आप इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू में बैठने के बाद अगर आपसे सवाल आया कि भाई वो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने वो बुक लिखा है, तो उसके ऊपर आपका क्या मीनिंग है, तो आप एक धर्म संकट में पड़ जाओगे कि सावरकर जी को क्रिटिसाइज करना है या नहीं करना है। गॉट इट? तो दिस पर्टिकुलर एंगल विल हेल्प यू। यू कैन प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट बेटर that he was a propounder of the Hindutva approach, which is basically based upon mythology. You can even give example of his 2 books. Thereafter, you can start criticism of Savarkar कि Marxist historians का उसके ऊपर क्या कहना था, nationalist historians का इनके ऊपर क्या कहना है, and thereafter, okay, you can also criticize Savarkar जी for his ideology, because ultimately ये वाली जो चीज़ है, आप ही सोचिए कि अगर ये चीज़ अगर कंट्री में होती है तो कैन आवर कंट्री सर्वाइव? Got it? So what I'm trying to give you over here is the perspective whereby you can analyze history in an efficient manner. Got it? तो वही चीज़ है जो इसमें है। ओके, कि आज ये सारा लेक्चर लेने का जो रीज़न है वो वही है। बस 1-2 मिनट, ओके, रुकना यहीं पे, 2 मिनट यहीं पे रुको, ठीक है। हाँ, ओके। नार्सिसिस्ट का मतलब यार सेल्फ, जो खुद पे ज़्यादा फोकस देता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप वो भी बोलते हो, राइट, जो खुद की ज़्यादा लाल करता है उसको आप बोलोगे नार्सिसिस्ट, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। रनिंग नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट इज अपॉन यू। बनाना है तो बनाओ, बट व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड यू इज द 3 थिंग। पीपीटीज मिलेंगे आपको, एक ओके, क्लास के जो हैंड रिटन नोट है वो मेरे अंडर एक बंदा बना रहा है, वो भी आपको मिलेंगे, और तीसरी चीज़ जो है वो मेरे प्रिंटेड नोट्स। तो रनिंग नोट्स अगर आपको बनाने तो बनाओ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं बनाया तो भी चल जाएगा। ओके, लिबरल नियो लिबरल काफ़ी बिग कंसेप्ट है, नॉट इन दिस क्लास, एट सम अदर क्लास। ओके प्रवल, we'll have a detailed discussion about it, but अभी नहीं, अभी थोड़ा सा we are running out of time। ये थोड़े टाइम में आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। ओके,
कल से मैं थोड़ा सा प्रोसेस इसको बदल दूंगा। आपके लेक्चर के पहली ही सारी चीज़ें आपके पोर्टल पे कल से अपलोड हो जाएगी, ठीक है। हिंदू राष्ट्र इज ऑलवेज बैड फॉर इंडियन यूनिटी, आई टोल्ड यू राइट, बिकॉज हिंदू राष्ट्र का जो अल्टीमेट कंसेप्ट है दैट इज विनायक दामोदर सावरकर का इज दिस वन। आप हिंदू राष्ट्र जो है उसको सर्वाइव कैसे करोगे? ओके, हिंदू और मुस्लिम जो है उनके लिए आप पार्टीशन तो दोगे नहीं, तो दोनों एक ही पर्टिकुलर कंट्री में रहना है, तो उसमें आपको क्या करनी है? हिंदू सुपीरियोरिटी लानी है। तो हिंदू सुपीरियोरिटी के लिए अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आपको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे वेयर बाय Hindus will become majority and Hindus will have supremacy, other religions will not. Okay, so that is always a bad thing. Got it? Abhi, okay, so you can raise your hand now. Okay, so we'll start the doubt clearing thing. ठीक है, एक एक करके, ठीक है guys? तो you can just raise your hand, I'll give you the access. ठीक है, अनम्यूट करो पहले माइक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सौरभ, बताओ। सर हम एक से तो पूरी तरीके से कह सकते हैं जो हिंदू का जो एजेंडा है वो ओनली माइथोलॉजी पर है। नहीं देखो, हम लोग वैसे नहीं बता सकते, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो हिंदू हिस्ट्री जो है उसको अगर आप डिकंस्ट्रक्ट करोगे, आप किसके ऊपर फोकस करोगे? रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, गॉट इट। बट यार ये रामायण एंड महाभारत की भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनप्रूवन है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक आप ले लो, इंद्रप्रस्थ नाम की जगह है, मेरठ ओके इज कंसिडर्ड एज हस्तिनापुर, वो भी तो जगह है। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, इट इज कंसिडर्ड एज अ विलेज ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, वो भी जगह है अपने पास, राइट। वी आर स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया राइट नाउ। बट यार ये एक्चुअल में हुआ था कि नहीं? मतलब कौरव थे क्या, पांडव थे क्या, फिर उसमें सही में श्री कृष्ण भी था क्या, भगवत गीता उसी वॉर में लिखी गई क्या, ये हम प्रूव नहीं कर पा रहे। गॉट इट? तो वो माइथोलॉजिकल फैक्टर है। ओके, तो वो वाले माइथोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर हिंदुइस्ट अप्रोच क्या थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है। गॉट इट? सिंपल। ओके सर ये है ना कि अगर हम न्यूट्रल अप्रोच में बोले एकदम नकार देंगे इस चीज में, तो हम फिर न्यूट्रल नहीं रहे ना, क्योंकि हम उनकी भावनाओं को फिर खराब कर रहे हैं। यस, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको सारे स्कूल ऑफ पर्सपेक्टिव को ध्यान रख के ही कभी भी क्रिटिसिज्म देना है। गॉट इट? तो इसके लिए मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको सावरकर जी को सपोर्ट करना है देन यू कैन यूज द हिंदुइस्ट अप्रोच, कि भाई एक हिंदुइस्ट अप्रोच भी है, राइट, दैट इवन दो इट इज मिथ, बट अभी के लिए मिथ है, टुमारो इट माइट गेट प्रूवन। बट ऑन दी अदर हैंड सावरकर जी का कुछ क्रिटिसिज्म भी है, तो क्या है क्रिटिसिज्म? ये क्रिटिसिज्म है, राइट, सिंपल। तो आपको हर एक पर्सपेक्टिव जो है उसको समझना है। फेवर में हम क्या बोल सकते हैं हिंदुत्व की थ्योरी में? हिंदुत्व की थियरी में फेवर में आप वही बोलोगे कि सर अभी के लिए इट्स अ मिथ, बट देयर माइट बी अ टाइम वेयर बाय दिस मिथ कैन गेट प्रूवन लेटर ऑन। ओके, अभी के लिए अपने पास इतना हिस्टोरिकल डाटा है नहीं, बट दिस पर्टिकुलर मिथ कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू ओनली व्हेन हिस्टोरिकल रिसर्च इज कंडक्टेड इन दिस फील्ड, एंड दैट इज व्हाट हिंदुइस्ट अप्रोच इज ट्राइंग टू डू। If Hinduist approach is carrying out research to prove the fact, then we cannot stop them. But unless and until they are proven, those facts shall not be published, or those facts जो है they shall not be enforced upon the people. Let them do their work. They have the right to do their work. But वो पहले प्रूव करने का रिसर्च करना पड़ेगा उनको, और प्रूव करने का रिसर्च आप करोगे तभी जाकर उसको फैक्ट कंसिडर किया जाएगा। गॉट इट? यस। वैदिक एज का सर एग्जांपल ले सकते हैं इसमें? किसमें? वेदास हिंदू अप्रोच में? नहीं, हिंदू अप्रोच का और वेदास का ऐसा कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। वेदास के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें अगर किसी ने लिख के रखी है तो ओरिएंटलिस्ट एंड कैम्ब्रिज स्कूल ने लिख के रखी है, एंड उसको काउंटर करने का काम नेशनलिस्ट स्कूल ने किया है। गॉट इट? यस। तो ये लोग जो है ये वाला जो फोकस है, ओके, सावरकर जी का जो मेन फोकस है ना, वो है मुस्लिम हिस्ट्री को डिस्क्रेडिट करना। ओके, एंड दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ देयर वर्क जो है वो मीडिएवल इंडिया के ऊपर ही इनके फोकस होते हैं। तो अभी आपने जितनी भी रिसेंट कंट्रोवर्सी सुनी होगी हिस्ट्री में, वो औरंगजेब अकबर से रिलेटेड ही सुनी है, बिकॉज दे आर नॉट टारगेटिंग दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री वेयर बाय दैट मुस्लिम कल्चरल डोमिनेंस जो था उसको डिस्कार्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। गॉट इट? यस। जैसे वीर सावरकर हिंदू अप्रोच में है, ऐसा कोई मुस्लिम अप्रोच भी है क्या? क्या मुस्लिम अप्रोच? नहीं, ऐसा सच कोई मुस्लिम अप्रोच है नहीं इंडिया में, पाकिस्तान में है। ओके, नॉट इन इंडिया, डोंट वरी। ओके, यस, हाँ, ठीक है। तो उनमें भी थे ना, मतलब मोहम्मद इकबाल का नाम आपने सुना होगा, राइट, फैज का आपने नाम सुना होगा। तो दे वर मेजरली फोकस्ड अपॉन दिस अप्रोच दैट इज मुस्लिम पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री, बट अब वो पार्टीशन के साथ चला गया उधर। ठीक है, ओके, यस, ठीक है, श्योर यार सौरभ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। हेलो, हाँ, यस प्रमोद, बताओ। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून यार।
बता। Sir, my doubt is how to connect the current affairs with the history, sir. Like ASIS is conducting surveys, na sir. राइट, हाँ Like we found the excavations at Tamil Nadu. So how Right, can we huh. connect these current affairs with the So see, you need to understand that now they are carrying out certain excavation. So now that excavation will be accompanied with certain conclusions. So you have to keep tab on those conclusions. And thereafter you have to see that conclusion is given by which school of theory. Got it? So say for example, first conclusion might Yes. come from the Hinduist approach. But are you going to consider it as a true? No. You will wait for the other school to do their work and come out with their theory. So once you have 2-3 comparable theories on that particular fact, so that you can easily corroborate. Got it? Yes. Okay, sir. Okay? Yes. 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 Anything else? Thank you. Yes, sir. Sure, yeah. Chalo, thank you. Sir. Okay, sure. Thank you. Okay. So next, Amir. No doubt, Praval. ठीक है. Okay. So I guess then that will be it. डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म यार मैंने अभी समझाया है, एक बार लेक्चर रिवाइंड करके देखोगे. अगर नहीं समझ में आया तो आस्क मी अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो. ठीक है, तो अभी उसको वापस नहीं करेंगे. कौन से सोर्सेस प्रमोद, विच सोर्सेस? प्रमोद एक बार टाइप कर लेना कि कौन से सोर्सेस चाहिए, मतलब समझ में नहीं में आया मुझे. हाँ, अदर देन क्लासेस चलो एक ही बताऊंगा मैं अभी के लिए. अगर आपको एंशियंट में अगर कुछ और सोर्सेस करने हैं तो उपिंदर सिंह एंड बीए का इग्नू का मटेरियल. मीडिएवल में करना है आपको तो सतीश चंद्रा पार्ट 1 पार्ट 2 एंड देयर आफ्टर बीए का इग्नू का मटेरियल. मॉडर्न इंडिया में प्लासी टू पार्टीशन एंड ग्रोवर का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये 2 बुक करोगे. एंड देयर आफ्टर एज फार एज वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंसर्न देन 18-19 सेंचुरी के लिए थोड़ा सा इंटरनेट रिसर्च करना पड़ेगा एंड 20th सेंचुरी के लिए नॉर्मन लॉ है. ओके, so that is something that you can focus upon sources. ठीक है. हाउ टू कनेक्ट टू द करंट अफेयर्स ये मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया था, राइट? क्या व्हेनेवर अ कंट्रोवर्सी इज देयर, दैट कंट्रोवर्सी इज नथिंग बट अ थियरी. और वो थियरी दी कौन से स्कूल ऑफ हिस्टोरियन ने, आपको पहले वो समझना है. देयर आफ्टर व्हाट आर द अदर थियरीज, मतलब दूसरे स्कूल की थियरीज आपको ढूंढनी है. एंड देयर आफ्टर आप उसको इजीली लिख पाओगे और उसको क्रिटिसाइज कर पाओगे या फिर सपोर्ट कर पाओगे. गॉट इट? जैसे कि अभी के लिए आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे सावरकर है तो सावरकर को आप क्रिटिसाइज करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे. बट आई होप अभी आज के क्लास के बाद यू विल बी हैविंग इनफ पॉइंट टू अंडरस्टैंड और टू क्रिटिसाइज विनायक दामोदर सावरकर. गॉट इट? तो आपको ऐसे ही डॉट कनेक्ट करने हैं कि एक कंट्रोवर्सी हुई है, कंट्रोवर्सी के कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है, और वो प्रोज कुछ हिस्टोरियंस ने दिए हैं, कॉन्स कुछ हिस्टोरियंस ने दिए हैं. तो आपको ये स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस उसमें डालने पड़ेंगे. ठीक है. सोर्सेज की लिस्ट ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करके रखी है. आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग मल्टीपल टाइम कि ये जो लास्ट में जो है दिस आर माय चैनल. तो अगर आपको चैनल्स आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके ऊपर आपको सोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी. अगर नहीं मिले तो आई पिन इट अगेन टुडे, आज शाम को मैं इसको पिन कर लूँगा. ठीक है, सोर्सेज के लिस्ट को, एंड यू विल गेट इट ऑन दिस चैनल. ओके, जो मैंने अभी आपको सोर्सेज बताया वो आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर. ठीक है गाइज, वो आप मेरे पे छोड़ो, वो आपको नहीं करना है, राइट? आई टेल यू वी आर गोइंग टू टेक मैपिंग वाले क्लासेस, तो मैपिंग में जो रिसेंट एक्सकैवेशन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी. ओके, यस. अलका क्या डाउट है आपका? जब आंसर राइटिंग करेंगे तब एट दैट टाइम आई विल टेल यू हाउ टू यूटिलाइज इट. अभी थोड़ा सा रैंडम हो जाएगा. ओके, बिकॉज जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको 2-3 चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है. सबसे पहले तो आपको सोर्स डालना है, फिर आपको फैक्ट डालना है, फिर आपको एनालिसिस डालना है आंसर में, एंड देयर आफ्टर आपको हिस्टोरियोग्राफी डालनी है. अब जब आप हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हो, ओके, तो हिस्टोरियोग्राफी में आपको ये सब स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस लिखने ज़रूरी नहीं होते. आपको बस हिस्टोरियन का नाम पता होना चाहिए और उसका कोड पता होना चाहिए. गॉट इट? तो अब कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लो. तो से फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र मैंने पकड़ लिया. जैसे यूपीएससी ने लास्ट ईयर ही सवाल पूछ लिया था, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एज रिफ्लेक्टेड इन द अर्थशास्त्र. तो आपने सोर्स मतलब अर्थशास्त्र और कौटिल्य के बारे में इंट्रोडक्शन में ही लिख लिया. फिर आपने उसके ऊपर के फैक्ट दे दिए. फैक्ट का मतलब क्या हुआ? फैक्ट मतलब इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. फिर आपको सवाल पूछा है कि भाई नेचर कैसा है, तो आप इसमें डाल सकते थे कि भाई डेमोक्रेसी थी या नहीं, मोनार्कियल सिस्टम थी कि नहीं, देयर आफ्टर डिवोल्यूशन ऑफ पावर था कि नहीं, व्हाट वर द डिविजन्स ऑफ द पावर. तो ये हो गया आपका नेचर. एंड देयर आफ्टर फिर हिस्टोरियोग्राफी, मतलब भाई इसके ऊपर रोमिला थापर ने क्या बोला है, राइट?
उसके ऊपर आरसी मुजुमदार ने क्या बोला है। तो ये आप हिस्टोरियोग्राफी का लास्ट कॉलम ऐड करोगे एंड देयर आफ्टर फिर आपका आंसर कंक्लूड करोगे। गॉट इट। तो ये आपका जो आंसर राइटिंग है उसमें ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ओके शालिनी, कौन सा वाला क्वेश्चन तुम्हारा मिस कर लिया मैंने, बताओ मुझे वापस। कौन सी पीडीएफ? हाँ अच्छा, ये हार्ड कॉपी कैसे निकाले यार, ये आपके पोर्टल के ऊपर है ना, अपलोडेड है। ओके पोर्टल के ऊपर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गॉट इट, सिंपल है। तो पोर्टल के ऊपर आपको मेरे स्लाइड्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और प्रिंटेड मटेरियल भी मिल जाएगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में ही पोर्टल पे अपलोडेड है। ओके शालिनी, ओके ठीक है, चलो देन आई गेस दैट विल बी इट देन। ठीक है, और कोई डाउट है नहीं फिर? ठीक है चलो देन, थैंक यू सो मच गाइज, विल स्टॉप ओवर हियर टुडे। अब कल वाला जो लेक्चर होगा कल से थोड़ा सा ज़्यादा खींचेंगे। इट विल बी 1 to 3:30 टाइप एंड देयर आफ्टर 3:30 to 4 डाउट क्लियरिंग रखेंगे हम लोग। ओके टुमारो विल स्टार्ट विद सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, उसके ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड देयर आफ्टर उसका एक और लेक्चर लेंगे, उसमें थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। ओके चलो गाइज, थैंक यू सो मच। ओके विल एंड ओवर हियर, थैंक यू। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।